Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all our participants from Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar. And today we have another very informative and knowledge sharing webinar that's on result oriented leadership skills for engineers. And for this, we have invited and a very renowned business consultant, leadership coach and trainer, speaker and author, Mr. Gibran Bashir. Sir, we're truly welcoming you. We're honored to have you on our NESPAC platform. And he's the founder of Gibran Bashir Leadership Institute and ex-CEO of Highly Keen, the Management Institute. Brief introduction about Sir Gibran. That he has a massive consulting and training experience of more than 17 years, a diverse range of organizations for developing their family business constitutions, corporate and business strategies, balanced scorecards, management policies and procedures. And he has also consulted in designing their key performance indicators based on the performance management systems. And other than that, he has his various expertise on strategic planning, crucial soft skills. And prior to being the consultant and trainer, he has been a part of the big corporate names, including Descon Pakistan. And other than that, he had also been a certified management consultant and corporate trainer of Ministry of Industries, Production Special Initiatives by the government of Pakistan. And other than that, he had also published his books titled Human Resources Management in Pakistan's Context, International Standard, and Chief Leadership Officer, and is also an internationally acclaimed researcher, having his research papers internationally published in different research journals. That's a brief introduction about Sir Gibran. And sir, I welcome you from the core of our heart. And now I request you to please proceed with this session. Good luck. थैंक यू वेरी मच स्पीकर। जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैं इधर उधर मुड़ के देख रहा था कि किसका दे रही हूँ, तो बाद में मुझे समझ अच्छा मेरा ही है क्योंकि बहुत ही लंबा था। लेकिन थैंक यू वेरी मच, लंबा इस एंगल से कि आपने बहुत ज्यादा ही जो है वो उसमें तारीफें कर दी हैं और जो है ये उसको ब्रीफ कर दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड आई एम फीलिंग सो मच एक्साइटेड राइट नाउ कि इस वक्त एक इंतहाई खूबसूरत लाहौर की मॉर्निंग में मैं इंतहाई खूबसूरत किस्म के प्रोफेशनल्स के साथ, जो मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहे, जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नजर आए और वो अपनी जो है वो वीडियोस ऑन कर लें ताकि जो है मैं उनको देख भी सकूं, तो उससे ज़्यादा हम जो है वो इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे। सो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि जी मेरी आप लोगों के साथ जो है वो बातचीत हो रही है और मंसूर साहब ने जो है वो तो अपना चेहरा मुझे दिखा दिया है, थैंक यू वेरी मच सर। और जो सर मुझे अपना चेहरा दिखाता जाएगा वो मेरी तरफ से शुक्रिया जो है ना वो लेता जाए। सो थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आप भी सामने आ गए, यासिर साहब थैंक यू वेरी मच एंड सो ऑन। बाकी जितने लोग आते जा रहे हैं मेरी तरफ से उन सारों को वेलकम। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच आलिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच अमार साहब, अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। तो अब मुझे फील हो रहा है, अब मुझे मजा आना शुरू हो गया, मुझे फील हो रहा है कि अब हम जो है वो एक बड़ी अच्छी किस्म की गपशप जो है वो कर सकेंगे। तो जी यहाँ पर जो है बड़े सीनियर और सीजन प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए और बड़ा एक मिक्स और बड़ा मुझे मजा आ रहा है इस वक्त देख के कि कुछ यंग शक्लें भी नजर आ रही हैं और कुछ जो है बड़े सीनियर प्रोफेशनल्स भी नजर आ रहे हैं, फीमेल्स भी नजर आ रही हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड ब्लेंड। जी लेट्स स्टार्ट जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम जिब्रान बशीर। इंट्रोडक्शन जो है वो अभी करवा दिया है सबीका ने आप सारों को, और उन्होंने मेरे से थोड़े दिन पहले जब बात की तो उन्होंने कहा कि नेस्पाक के इंजीनियर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए हम डिफरेंट सेशंस जो हैं वो कर रहे होते हैं एंड दो सेशंस आर रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स एंड दो सेशंस आर रिलेटेड टू द मल्टीपल लीडरशिप स्किल्स। तो उसी पर्सपेक्टिव में जब उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आपके साथ यहाँ पर एक सेशन रखें, सो मेरे लिए भी एक एजाज की बात थी कि मैं आप सारों के साथ जो है वो एक गपशप कर सकूं या जो भी कुछ मेरे पास नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट स्किल्स एंड लीडरशिप के वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो आई होप कि मैं कोई अगले 1.5-2 घंटों में जो कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सका आई विल डेफिनेटली डू। तो जी हम स्टार्ट करते हैं जी कि आज का जो हमारा सेशन है दैट्स एक्चुअली
The topic is results oriented leadership skills for engineers. और इसमें जो हमारी इसमें जाने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारी ना जो डिस्कशन हो उसमें अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बीच में हो तो आप वो डेफिनेटली करें। और नंबर 1, नंबर 2 इज दिस कि अगर आप वो क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो आप वो चैट बॉक्स के अंदर जो है वो भी लिख दीजिए। उसको भी हम जो है वो एड्रेस करते जाएंगे साथ के साथ। और जितना आप इसको इंटरेक्टिव कर सकते हैं आप इसको इंटरेक्टिव बनाते जाइए। तो ये मेरी एक आप लोगों को सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है। So जी, let's start जी। So जी, today's topic is results oriented leadership skills for engineers। अब इस टॉपिक पर जब हम बात करने लगे हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम ये आज का टॉपिक हमने रखा क्यों है, या इस सेशन की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या है। जी हसन आ गया ये इससे अगले पे जी, पीछे जाए सेशन ओवरव्यू पे। थैंक यू जी। तो जी आज का जो सेशन है उसकी ऑब्जेक्टिविटी ये है कि देखिए यूजुअली जब हम अपनी कोई भी डिग्री करते हैं, फॉर एग्जांपल वो हम डॉक्टर बने या हम इंजीनियर बने या हम अकाउंटेंट बने या व्हाटएवर, तो वो डिग्रीज हमें एक्चुअली एक प्रोफेशन की तरफ ले जाती हैं और हम फिर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस डिग्री की बुनियाद पर अपनी जॉब को शुरू करते हैं। और फिर वो जो जॉब है वो हमें वहाँ से आगे लेकर जाती है कि हम पहले ट्रेनी होते हैं, फिर हम उसके बाद किसी ऑफिसर लेवल पर आ जाते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पर आ जाते हैं और हम अपने हिस्से की जॉब जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, विच इज बेसिकली द टेक्निकल साइड ऑफ द जॉब। हम ये तो कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आता है जहां पर आपकी जो जॉब है वो टेक्निकलिटी के साथ साथ आपकी पीपल स्किल्स भी आपसे रिक्वायर करना शुरू कर देती है। यानी बिकॉज के आपकी जो इंटरेक्शन है विद द पीपल वो बढ़नी शुरू हो जाती है। वो इंटरेक्शन आपकी कस्टमर्स के साथ हो, वो इंटरेक्शन जो है वो आपकी आपके सीनियर्स के साथ तो चले होती है, लेकिन आपकी इंटरेक्शन आपके जूनियर्स के साथ हो, और ऐसे जूनियर्स के साथ हो जिनको अब आपने लीड करना है या जिनकी परफॉर्मेंस के अब आप जिम्मेदार हैं। तो होता ये है कि जिस वक्त आप लोगों को लीड करना शुरू करते हैं या जब प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने जूनियर्स को लीड करना कर रहे होते हैं, तो वहां पर बहुत से टेक्निकल प्रोफेशनल्स को, खासतौर पे इंजीनियर्स को, अकाउंटेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू होती है टू लीड विद द पीपल। यानी उनको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि यार जब तक तो हम अपनी जॉब कर रहे थे, जब तक तो हम अपना काम कर रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, वी वर बेसिकली वेरी हैप्पी। लेकिन जिस वक्त अब हमें लोगों से काम करवाना पड़ रहा है तो यार अब बात की ना समझ में नहीं आ रही है। नाउ वी आर सो मच टेंस्ड, क्योंकि एक दफा एक बंदे को बात समझाते हैं वो समझता नहीं है, 2 दफा समझाते हैं समझता नहीं है, और फिर कई लोगों को बात समझाओ तो वो आगे से बदतमीजी करते हैं, कई लोगों को काम दो तो वो काम पूरा नहीं करते हैं। तो होता क्या कि कई दफा एक बहुत अच्छा इंजीनियर या कोई बहुत अच्छा टेक्निकल प्रोफेशनल जो है वो अपने करियर में आकर मैनेजरियल पोजीशन पर कई दफा फंस जाए। इस सारी सिनेरियो में हुआ ये कि पूरी दुनिया में और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने और डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने इस चीज को जब अंडरस्टैंड किया तो इस नतीजे तक पहुंचे कि यार जितने भी टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं इन सारों की सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करना चाहिए। अब ये जो टर्म मैंने अभी बोली है सॉफ्ट स्किल्स, तो इस सॉफ्ट स्किल का एक्चुअली मतलब ये है कि यार आपकी वो स्किल्स जो आपको डायरेक्टली जॉब पर काम करने के लिए काम आती हैं, फॉर एग्जांपल अगेन यू आर इंजीनियर तो आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स जो काम आती हैं, दिस इज द वन साइड, इसको हम हार्ड स्किल्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हैं कि जब आप उन स्किल्स की तरफ मूव कर रहे हो जो डायरेक्टली तो जॉब के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो इंतहाई जरूरी होती चली जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
अब वो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो कौन सी हो सकती हैं? उन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट भी है, उन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी है, उसके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स भी हैं, एंड द सो ऑन। एक रिसर्च बताती है कि देयर आर टोटल 77 प्लस सॉफ्ट स्किल्स जो मैनेजरियल लेवल के ऊपर जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं इफ सम मैनेजर और इफ सम लीडर वांट टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, या if he or she want to lead the people in an effective manner, तो उसको कोई 77 प्लस सॉफ्ट स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए हैं। तो उनमें से फिर फर्दर जब हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो पता ही चलता है कि उन सॉफ्ट स्किल्स में से जो टॉप मोस्ट स्किल है, जो बाकी बहुत सी स्किल्स को एक्चुअली कवर कर देती है, वो है लीडरशिप स्किल्स, जिसको हम आज डिस्कस करने लगे। तो क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल which is required for the technical professionals in their mid careers and in their senior levels and evenly on the junior level भी, क्योंकि कई दफा आपको किसी भी लेवल पर अपने लोगों के साथ जो है वो लीड करना पड़ता है, उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्किल है दैट्स द लीडरशिप स्किल्स। एक बात होगी। फिर दूसरी बात यह है कि हमने इस सेशन को सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप स्किल्स का नाम नहीं दिया, हमने बेसिकली इसको नाम दिया रिजल्ट्स ओरिएंटेड लीडरशिप स्किल्स फॉर इंजीनियर्स। तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप स्किल्स हैं या जो रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप है, ये क्या है, आज हम बेसिकली इसको समझेंगे, क्योंकि आज के दौर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोफेशनल से रिजल्ट्स मांगती हैं। वो कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशंस का और जो है ये अब एक कॉन्सेप्ट है और ये होना भी चाहिए है कि प्लीज डू नॉट सेल अस द एक्सक्यूजेस बट सेल अस द रिजल्ट्स। तो वो कहते हैं यार हमें एक्सक्यूजेस ना सेल करो, हमें फाइनली रिजल्ट्स सेल करो। और लीडर जो है वो है जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमने आज का सेशन जो है वो रखा है कि हम टेक्निकल प्रोफेशनल्स को सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जो है वो मजीद जो है वो इन्फॉर्म कर सकें, ट्रेन कर सकें। और फिर जब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर हम लीडरशिप पे बात करें और जब लीडरशिप पर बात कर रहे हो तो उस पर फिर हम रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप के ऊपर जो है वो ज्यादा बात करें। सो दिस इज द सेशन ओवरव्यू। हम यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लीडर किसको कहते हैं। जब हम लीडर, क्योंकि देयर आर टू कॉन्सेप्ट व्हिच इज बेसिकली वन इज कॉल्ड द लीडर एंड अदर वन इज कॉल्ड द लीडरशिप। तो हमें लीडर और लीडरशिप के दरमियान में पहले एक फर्क समझना है, फिर हम उसके बाद जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप की तरफ जो है वो मूव करेंगे। एनीवन जो अपना इस वक्त जो है मैं एडमिनिस्ट्रेटर से कहूंगा कि वो अलाउ कर दे, एनीवन ऑफ यू जो अपना कोई कॉन्सेप्ट देना चाहे कि यार व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लीडर, लीडर जो है वो कौन होता है। और वो जब आप लीडर का वर्ड सुनते हैं या जिस वक्त आपको इस सेशन के मुतालिक पता चला, तो आपके माइंड में वो क्या आया कि जी व्हाट एक्चुअली द लीडर, हु इज द लीडर। और फिर अगर कोई इस पे लीडरशिप पे भी कोई बात करना चाहता है तो वो भी करे, फिर हम वहां से आगे मजीद सेशन को लेकर जाते हैं। वेरी नाइस जी। इकबाल साहब कहते हैं द वन हु इंस्पायर्स द टीम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनी अदर वन जो इसके अंदर एडिशन करना चाहे, बेशक जो है वो अपनी खूबसूरत आवाज के अंदर जो है एडिशन करना चाहे, वी एक्चुअली वांट टू लिसन यू। एनीवन? सो यहाँ पर लीड द टीम, ओके, फान साहब की तरफ से है लीड द टीम, द वन हु ऑलवेज सपोर्ट्स देयर टीम। ओके, वेरी नाइस जी। एनीवन? एनीवन एल्स? Provides guidance, the one who have courage to lead. Very nice जी। Any other one? The one अच्छा जी, role model, very nice. The leader is the one who doesn't holds back from responsibilities. Excellent जी। Leadership is equal to responsibilities. Excellent. The one who encourages team, the one who unites individuals for a common cause. Excellent, excellent. ये जो वर्ड ये अभी बोला है डॉक्टर जैन मकसूद साहब ने, for the common cause. Excellent जी। The one who takes the team with him at all levels. Very nice, very nice। So सदीका, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे एक इंतहाई
पॉजिटिव ऑडियंस के साथ इस वक्त जो है वो बिठाया है, मेरी थैंकफुल टू यू। So द it's पर्सन an हु इज honor for the people as well hearing you, for our engineers as well hearing your expertise. Thank you so much. the person thank you very much. The person who is not boss, wow, but takes the initiative to let others understand. ये मैं आज तो मैं नॉलेज जो है वो क्रिएट करके लेकर जहाँ से समेट के जा रहा हूँ। एक्सीलेंट यार, मजा आ गया। Who takes the responsibility of errors on his own shoulders. Excellent. So the one who create oh वाह Zaki साहब वाह। कहते हैं the leaders are those who create more leaders rather than followers. तो Zaki साहब कहते हैं the one who create leaders. Yes, leaders वही है जो मजीद leaders produce कर सकें. The one who take his team with him by encouraging their team members' efforts. Very nice जी, very nice. तो जी मुझे अब कमाल हो गई। दिस इज द थिंग कि मैं यहाँ से आगे बड़ी आसानी से चीजों को जो है वो बिल्ड करता हुआ आगे लेकर चल सकूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। हम इससे अब आगे दोबारा चलते हैं और फिर जब मैं क्वेश्चन करूं तो फिर आप जो वो टूट पड़े और इसी तरीके से जो है वो अपने आंसर्स करते जाए। थैंक यू वेरी मच। तो जी जब हम बात करते हैं लीडर की, तो लीडर कौन है? लीडर जो है इसको हमें समझना होगा। अभी मैं लीडरशिप पे बात करने से पहले ना जरा लीडर की बात कर रहा हूँ। लीडरशिप इज अ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और लीडर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो कहते हैं जी लीडर जो है ना वो एक पर्सन है। लीडर इज अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी फॉलोअर्स। ये जब आप डिक्शनरी जिस वक्त आप इस वक्त ये लेक्चर स्लाइड देख रहे हैं तो उसके अंदर ये जो रेड हाईलाइटेड है इसको गौर से देखिएगा। वॉलंटरी फॉलोअर्स। Leader is someone who has voluntary followers. और voluntary followers कौन है जी? Voluntary followers are those who are not forced to follow any leader, but they are willing to follow their leader. यानी कि लीडर वो है जिसके फॉलोअर्स उसके साथ दिल से अटैच हो और उन्हें किसी भी किस्म का ना कोई डर हो कि यार अगर हमने इसको फॉलो ना किया तो ये मैं नौकरी से निकाल दे, यार अगर हमने इसको फॉलो ना किया तो ये कमरे में बुलाकर ठोक के हमारी बेइज्जती करेगा, या ये जो है अगर हमने इसको फॉलो ना किया तो ये हमारी ACR जो है वो गलत लिख देगा। तो जो है ना वो किसी डर से लीडर को फॉलो नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड वो किसी रिवॉर्ड के लालच में भी लीडर को फॉलो नहीं करते कि यार ये जो है ना हमें तनख्वाह अच्छी दे देगा, यार ये जो है वो हमें जो है वो कहीं पर सपोर्ट ऐसे कर देगा कि जहाँ पर भी हमारी कोई 2 नंबर काम होंगे वहां पर भी हमारा सीनियर हमें सपोर्ट कर देगा। वो ना लालच में और ना ही किसी डर में लीडर को फॉलो नहीं करते, वो बस फॉलो करते। दे वॉलंटरी फॉलो। उनका दिल कह रहा होता है यार ये बंदा ठीक है, यार ये बंदा ऐसा है कि अगर हम इसके साथ लग जाते हैं ना और इसकी बात को मान लेते हैं तो हम कुछ अच्छा और बड़ा काम कर जाएंगे। ऐसा काम कर जाएंगे जिससे बेसिकली हमारे प्रोफेशन में भी ग्रो करेंगे और अदर देन प्रोफेशन हम एज अ पर्सन भी ग्रो करेंगे। और इसको जो है जब हमने बेसिकली लेकर चल रहे होते हैं ना, जब हम दिल के साथ कनेक्ट होते हैं किसी शख्स के साथ और हमें ये पता होता है कि ये बंदा पॉजिटिवली हमें किसी राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा और हम इससे प्रोफेशनली भी बहुत कुछ सीखेंगे और ग्रो करेंगे और पर्सनल लेवल पर भी ये बंदा हमारे साथ खड़ा हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ हमारी डेवलपमेंट में और हमारी ग्रोथ में हमारे साथ खड़ा हुआ होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। So leader are those who have the voluntary followers. So this is the first concept. इसके ऊपर मैं साथ साथ ये चाहूंगा कि आप लोग ना अपने आप को वैसे ही जरा रेट भी करते रहे कि यार आपके ख्याल में आपके जो जूनियर्स हैं या जो आपके आसपास लोग हैं और इवन योर फैमिली मेंबर्स, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आपके वॉलंटरी फॉलोअर्स हैं।
तो जब कोई बंदा फॉर एग्जांपल जब मुझसे कहता है ना कि यार सर हाउ कैन आई नो दैट आई एम अ लीडर, तो मुझे कहता हूँ यार एक ना बंदे के अंदर ना टल्ली खड़क रही होती है, उसको पता होता है कि अब वो क्या है और क्या नहीं है। तो तुम जरा आंखें बंद करके ना जरा खुद ही जरा अपना ही एक एनालिसिस कर लिया करो और ये देखा करो कि तुम्हारे फॉलोअर्स तो हैं लेकिन क्या वो वॉलंटरी हैं या बदोबदी के बने। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आप साइकोलॉजिकली जो है वो खुद भी कर सकते हैं। तो दिस इज द वन थिंग। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जी ये तो हो गया लीडर। तो नाउ व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप तो एक है पर्सन, तो अब हम लीडरशिप किसको कह रहे हैं, अब हम उसको जरा समझते हैं। आ गया इस पे बात, आ गया। सो व्हाट इज बेसिकली द लीडरशिप? अब जब हम लीडरशिप पर आते हैं तो मेरा फिर अगेन क्वेश्चन है कि हम लीडरशिप किसको कह रहे हैं। जब आपने लीडर की बात की, हम बिल्कुल बात की समझ में आई। नाउ अगेन द क्वेश्चन सेशन इज ऑन। आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं कि हम लीडरशिप किसको कह रहे हैं। एनीवन, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस। लीडर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। लीडर हो गया, वेरी नाइस। नाउ क्वेश्चन इज अगेन, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि लीडर तो एक पर्सन है, और अभी हफीज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी लीडर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। उसका बंदा, असूलों का पक्का बंदा होता है। और हम उसको प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप भी कह सकते हैं कि जो उसका जो सेंटर होता है वो होता ही प्रिंसिपल्स। क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, अच्छा ये लीडरशिप है, ओके जी, वेरी नाइस। एनी अदर वन कि जी हम लीडरशिप किसको कहेंगे? लीडरशिप जब हम यूजली ना कहीं पर पढ़ रहे होते हैं ना लीडर एंड लीडरशिप को, या कहीं पर समझ रहे होते हैं, तो हम कई दफा इसको ऊपर एक एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एबिलिटी, सॉरी ये एक आया, जस्ट अ सेकंड जी, एक आई ability of a man to lead and guide। तेजी से आने शुरू हो गए, इसको जरा पढ़ लो जी। और कह जी the ability of a man to lead and guide followers toward वाह shared goals and betterment of their own self and overall organization। फरा साहिबा, ये फरा साहिबा ये आई थिंक ये बड़ा ही एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट आंसर है। वो मेरे पास अगर इस वक्त वो मुतारिक अजीज शो में होता तो मैं इलेक्ट्रा आपको दे देता। दिस इज एक्यूरेट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स। वो बंदा जो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी काम कर रहा हो। लीडरशिप who provides direction, yes we can also say this thing that a leader is a chief direction officer। very nice sir, he is focused, yes he is focused towards the goals। okay जी, very nice जी। any other one हमारे पास आते जा रहे, लीडिंग अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, वेरी नाइस। फिर जी आ रहा जी वन हु हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके यस, दिस इज अ वन ऑफ द स्किल जो होती है उसके अंदर। लीडरशिप इज अ सोशल इन्फ्लुएंस who maximizes the efforts of others towards the achievement of a goal। जुनेद अहमद, ये जुनेद अहमद साहब वेरी नाइस जी। this is one of the main thing of the leadership। yes excellent, who can get results without authority। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जी चीजें जो हैं वो यहाँ से चलनी शुरू हो गई हैं। अब हम वापस आते हैं और यहाँ से फिर हम देखते हैं कि जस्ट अच्छा जी, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट सर। और फराह साहिबा ने और एक और साहब थे, उन्होंने बड़ा ही अच्छी इनपुट दी है। इसी को अब हम जरा एक्सप्लेन करते हैं कि जी अब लीडरशिप क्या है। देखिए पहले मैंने बात की थी कि लीडर इज अ पर्सन जिसके वॉलंटरी फॉलोअर्स होते हैं, दैट्स इट। अब लीडरशिप क्या है? जी लीडरशिप इज अ प्रोसेस। लीडर एक पर्सन था, लीडरशिप एक प्रोसेस है। लीडरशिप इज अ पीपल प्रोसेस जहां पर एक इंडिविजुअल यानी लीडर बाकी सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है, बाकी टीम मेंबर्स को इंस्पायर कर रहा होता है, उनके ऊपर एक अपना पॉजिटिव असर डाल रहा होता है टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिफाइंड गोल्स। यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो वो क्या है कि देखिए कई दफा ना मेरे से लोग कहते हैं कि जी सेलिब्रिटीज और लीडर्स में क्या फर्क है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और अभी यहाँ पे किसी साहब ने कहा कि फेसबुक के ऊपर भी तो हम फॉलो कर रहे होते हैं और वॉलंटरी फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है।
तो अगर हम किसी को वॉलंटरी फॉलो कर रहे हैं, वेरी नाइस, बट दैट पर्सन कैन बी अ लीडर, बट दैट पर्सन कैन आल्सो बी द सेलिब्रिटी। कई दफा फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक बात है फाद साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जब हम कई दफा फॉलो कर रहे होते हैं ना सेलिब्रिटी को, हम फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को फॉलो किया, आमिर खान को फॉलो किया, किसी को भी हमने फॉलो कर दिया, हमें अच्छा लगा, हमें फॉलो कर दिया, हम उसकी मूवीज देखते हैं, हम उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, हम उसके लिए मैगजीन्स पढ़ते हैं, दिल करता है उससे जाकर मिल भी लें, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सीलेंट इकबाल साहब, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो द मैटर इज दिस कि जो सेलिब्रिटीज होती हैं, जब हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं तो फॉलो फॉर नथिंग, बस ठीक है, दिल कर रहा है कर दिया। लेकिन जब हम लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं तो लीडर को फॉलो करने के पीछे मकसद ये होता है कि उसको फॉलो करते हुए हमने कोई टारगेट या कोई गोल अचीव करना हो। तो लीडरशिप जो है, जब हम यहाँ पर आते हैं तो लीडरशिप जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, यानी जो लीडरशिप का प्रोसेस है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, या तीन फैक्टर्स क्या है मिलकर बनता है। वन इज अ लीडर हिमसेल्फ या हरसेल्फ, सेकंड इज के इंस्पायर करना किसको, पीपल को इंस्पायर करना, तो वो सेकंड चीज होगी उसके टीम मेंबर्स, नंबर टू। एंड द नंबर थर्ड इज द गोल्स, कि जो लीडर हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर रहे होते हैं और फॉलोअर्स वॉलंटरी इंस्पायर हो रहे होते हैं लीडर से टू अचीव सम फाइनल गोल, टू अचीव सम फाइनल टारगेट। सो लीडर, फॉलोअर एंड टारगेट्स या गोल्स, ये तीन फैक्टर्स मिलके लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं। यहां पर जब तक बाय फॉलोइंग लीडर वी प्रोड्यूस गोल आउटपुट, बिल्कुल ऐसा ही है। सो द मैटर इज दिस कि लीडरशिप विदाउट एनी गोल्स या विदाउट एनी विजन लीडरशिप कहलाती ही नहीं है, वो होती ही नहीं है। सो हमारे तो अब हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली क्लियर किया कि लीडर वो है जिसके वॉलंटरी फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लीडर के भी वॉलंटरी फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कई दफा सेलिब्रिटीज के वॉलंटरी फॉलोअर्स होते हैं। सो कैसे लीडर सेलिब्रिटीज से डिफरेंशिएट करता है, जब वो लीडरशिप प्रोसेस रन कर रहा होता है, और लीडरशिप प्रोसेस वो है कि जब फॉलोअर्स इंस्पायर हो रहे हों लीडर से टू अचीव सम गोल्स और टारगेट्स, और कई दफा ये जो टारगेट्स और गोल्स होते हैं, ये डायरेक्शन जो गोल्स की होती है ये लीडर ने ही दिखाई होती है अपने फॉलोअर्स को, इसलिए वो उसके साथ जोड़ रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि गोल्स की अहमियत लीडरशिप के प्रोसेस में सबसे ज्यादा है, बल्कि उसी ही की अहमियत, रिजल्ट्स ही की अहमियत है। इसलिए आज जब हमने सेशन की बात की तो हमने रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप की बात की। अब ये कैसे इसको अब हमने आगे लेकर चलना है, क्या इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, हम उसके ऊपर फर्दर आगे बात करते हैं जी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अब हमने ना अगला कॉन्सेप्ट जो समझना है वो है कि रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप क्या होती है। अब रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप को समझने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना, एक कि किसी बेहतरीन लीडर के ट्रेड्स क्या हैं, या उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या उसकी क्वालिटीज क्या हैं, ये एक बात हो गई। और दूसरा फिर हमने ये समझना है कि हमें उससे जो हम गोल्स या जिन रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो गोल्स या वो टारगेट्स होते कौन से हैं, हम ये दो चीजें अभी इस वक्त इस सेशन के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर एक लिस्ट है कोई 8-10 क्वालिटीज की, नेवर एंडिंग लिस्ट, लेकिन वो लिस्ट है जो अगर आप लीडर्स के अंदर मिनिमम क्वालिटीज देखना चाहें तो ये वो क्वालिटीज लीडर के अंदर होती हैं। मैं इनको अब यहाँ से जब हम आगे सेशन को लेकर चलते हैं ना, तो मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके पास कोई पेन पेपर है तो आप क्या करें कि हर एक पॉइंट के ऊपर अपने आप को ना 10 में से नंबर देते जाएं। फॉर एग्जांपल गोल ओरिएंटेड, फॉर एग्जांपल मोटिवेट, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर अचीवमेंट एंड सो ऑन।
हर एक के ऊपर आपने अपने आप को 10 में से मार्क्स देने। अगर आपको लगता है कि यार आप सेम ये चीज आप में ये क्वालिटी मौजूद है तो अपने आप को 8, 9, 10 नंबर दे दें। अगर आपको लगता है कभी है कभी नहीं है तो अपने आप को 5 नंबर दे दें। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर अपने आप को 2, 3, 4 नंबर दे दीजिए। तो अपने आप को ना साथ साथ ना रेट करते जाइएगा इनके ऊपर। तो जी सबसे पहले हम जब क्वालिटीज पर आते हैं तो जो टॉप मोस्ट क्वालिटी है जिसके बगैर लीडरशिप प्रोसेस ही नहीं चलता, दैट्स द गोल्स। तो जो लीडर्स हैं दे आर द गोल ओरिएंटेड। और गोल्स के मुतालिक एक इंतहाई खूबसूरत कोट है, वो ये कहते हैं कि जी लाइफ विदाउट गोल्स, लाइफ विदाउट गोल्स इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल मैच विदाउट गोल पोल्स। कि अगर दो टीमें खेल रही हैं और खेली जा रही हैं और पागलों की तरह फुटबॉल को कोई इधर लेकर जा रहा है, उधर लेकर जा रहा है, उधर लेकर जा रहा है, कोई इस डी में लेकर जा रहा है, कोई इस डी में लेकर जा रहा है, लेकिन डी के आगे गोल पोल से कोई नहीं है। तो फिर हम इतना लड़ क्यों रहे हैं भाई? हम इतनी जंगो जदल ग्राउंड में कर क्यों रहे हैं? गोल्स तो है कोई नहीं। यस सर, यस सर। तो अब यहाँ पर द मैटर इज दिस कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लीडर खुद सबसे पहले गोल ओरिएंटेड हो, उसके टारगेट्स हों, और वो दो तरह की लीडरशिप पर यकीन रखता हो। नंबर वन इज द पर्सनल लीडरशिप and the second is a people leadership. The personal leadership means कि वो उसकी अपनी जात के भी टारगेट्स हों और उसने उन टारगेट्स को कहीं पर लिखा हुआ हो, और फिर वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के जरिए अपने टारगेट्स को अचीव करना जानता और अचीव करता हो एज अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। दिस इज अ पर्सनल लीडरशिप कि खुद को लीड कर रहा हो। और सेकंड इज अ प्रोफेशनल लीडर, पीपल लीडरशिप। पीपल लीडरशिप का मतलब यह है कि फिर वो अपनी टीम के अपने फॉलोअर्स को कंबाइंड करके उनका एक कंबाइंड गोल सेट करे जिसमें वो खुद भी शामिल हो, और फिर वो मिल के उन गोल्स को अचीव करने की तरफ भागे। अब जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो इंचार्जेस हैं, या जो कंपनीज के सीईओज हैं, या जो एक डिवीजन पूरी के हेड हैं, या प्रोजेक्ट हेड हैं, वो बेसिकली कुछ टारगेट सेट कर रहे हो अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, और फिर उस टारगेट और उस गोल को एक्चुअली वो अपने पास ही लिख के ना रख लें, वो उसको इंतहाई इमोशनल और ऑन दी अदर इंतहाई रैशनल, इमोशनल एंड रैशनल, इन दोनों के मिक्सचर से उस गोल को अपनी टीम में कम्युनिकेट भी कर रहे, बार बार उन गोल्स को डिस्कस कर रहे, ताकि लोग जो है उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसके साथ कॉन्टिन्यूसली गोल्स के साथ एंगेज्ड और कनेक्टेड हो। ये जो कई दफा हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉय एंगेज नहीं होता, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज कराएं। अच्छा, फिर एक बड़ी मजेदार कहानी होती है, वो होता है यार एम्प्लॉय एंगेज नहीं होता, एम्प्लॉय छोड़कर चला जाता है। वो एम्प्लॉय छोड़ के बहुत सी दफा इसलिए चला जाता है कि उसको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, जाना क्या है, पहुंचना क्या है, क्योंकि ऊपर के एचओडी ने या ऊपर के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया ही नहीं होता कि यार एक्चुअली टारगेट्स क्या हैं। लेकिन जो रियल टाइम लीडर होता है ना, वो टारगेट्स भी सेट कर रहा होता है, और टारगेट सेट करने के बाद सिर्फ ईमेल नहीं कर देता कि ऐसा टारगेट ने ऐड कर लेना। नो, वो बेसिकली उन टारगेट्स को अगेन आई एम सेइंग इमोशनली एंड रैशनली अपनी टीम में बार बार इनकलकेट कर रहा होता है और बता रहा होता है हम अपने टारगेट से कितना आगे हैं, हम अपने टारगेट से कितना पीछे। तो आपकी जो टीम है ना, फिर वो इंगेज होना शुरू हो जाती है, वो फिर आपके साथ जो है वो जुड़ना शुरू हो जाती है, आपके साथ जो है वो कनेक्टेड होना शुरू हो जाती है। सो द मैटर इज दिस कि ऐसे बंदे को कहते हैं जो टारगेट्स बनाता है और उनको कम्युनिकेट करता है कि ये गोल ओरिएंटेड मैन। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। तो ये क्वालिटी अगर बेसिकली आपके अंदर जितनी है उसके हिसाब से अपने आप को आप जो है वो रेट कर लें आउट ऑफ 10। नंबर वन। द नंबर सेकंड इज कि लीडर्स आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर अचीवमेंट। ये जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होना फॉर अचीवमेंट है, इस पर थोड़ी सी मजेदार बात करते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि अपने अंदर से वो मोटिवेट होता है, उसके अंदर से आग आ रही होती है टू अचीव द टारगेट्स। वो किसी बाहर की शाबाश का इंतजार नहीं करता कि मुझे कंपनी का सीईओ कहेगा तो फिर मैं कुछ करांगा, या जो है कोई दुनिया के धक्के पड़ेंगे तो फिर मैं कुछ करूंगा। वो अपने अंदर से प्रोएक्टिवली मोटिवेटेड होता है टू अचीव द टारगेट्स, और वो अपने टारगेट्स भी कई दफा खुद सेट कर रहा हो। इस सारे केस में अगर हम इसको समझें, कहते हैं कि जी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मोटिवेशनल ड्राइवर्स जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। इसको समझते हैं, बड़ी मजेदार सी बात है।
कहते कई लोग जो है ये साउथ साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसको कि जी अगर एक लीडर जो है वो अपने आप को फोकस करेगा तो डोंट यू थिंक कि वो लोगों को लीड कर सके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं अभी आंसर दोबारा कर देता हूँ कि मैंने भी बात की थी, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। वन इज अ पर्सनल लीडरशिप एंड द सेकंड इज अ पीपल लीडरशिप। पर्सनल लीडरशिप का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफ के अपने टारगेट जो है वो सेट करे, लिखे उनको, और फिर वो उनके पीछे भागे थ्रू द टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करे। इसको हम कहते हैं सर, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल लीडरशिप। ये और जब तक कोई इंसान पर्सनल लीडर नहीं होता वो कभी भी दूसरों को लीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज द फर्स्ट लेवल विच इज अ पर्सनल लीडरशिप, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है उसके फौरन बाद, दैट थिंग इज कॉल्ड द पीपल लीडरशिप। कि जब एक बंदा खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, वो खुद टारगेट ओरिएंटेड होता है, फिर ही वो इस काबिल बनता है कि वो अब अपनी टीम को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी कंट्री को भी कोई गोल्स दे सके, और फिर उनको उस गोल्स की तरफ जो है वो मूव करवाए। और वो गोल्स जो होते हैं वो कलेक्टिव गोल्स होते हैं, जिसके अंदर उसके आसपास के तमाम तर लोगों का बेनिफिट। तो ऐसा ही बंदा जो गोल ओरिएंटेड होगा वो अपने लिए भी पहले गोल सेट करेगा, लेकिन उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल पीपल लीडरशिप है, जहां पर वो फिर अपने लोगों के लिए भी गोल सेट करेगा, अपने डिपार्टमेंट के लिए भी गोल सेट करेगा, और वो फिर उनके पीछे उनको अपने साथ लेकर चलेगा। तो यस, लीडर कभी भी अपनी आइसोलेशन की फ्लाइट्स कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको एक लेवल बाय लेवल अप्रोच के साथ जो है वो होकर आगे जाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर कमेंट। आगे हम चलते हैं कि जी जब हम कहते हैं कि जी जब मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूँ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड पे, तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर अचीवमेंट का मतलब ये है कि कई लोग जो होते हैं ना, वो जिंदगी में जो कुछ कार्य होते हैं वो कार्य होते हैं पावर के लिए, खड़के दड़के के लिए। और जी सीएसएस क्यों किया है जी? इस वजह से किया है, इस वजह से हमने सीएसएस किया है कि यार झंडे वाली गाड़ी मिलेगी, आकड़ होगी, मोहल्ले में जाएंगे तो उनके खड़े होंगे। तो दिस इज बेसिकली कि वो मोटिवेट ही क्यों हो रहे हैं? पावर हासिल करने। This is the one thing. This is the one motivator of the person. कई लोग बेसिकली मोटिवेट होते हैं किस वजह से? एफिलिएशंस की वजह से। एफिलिएशंस का मतलब क्या है कि यार आपने जिंदगी में जो करना है, क्यों करना है? अब्बू खुश हो जाए, क्यों करना है? अम्मी खुश हो जाए, क्यों करना है? दोस्त खुश हो जाए, क्यों करना है? अब मल्ले वाले खुश हो जाए। आपने अपनी पसंद की जगह पे शादी क्यों नहीं की? क्यों? बहुत नहीं, इसलिए नहीं की मल्ले वाले क्या कहेगा, भाई शादी तू करनी, मल्ले वालों का उससे क्या काम। द मैटर इज दिस के अच्छा, मैं हफीसा पर भी इसका आंसर करता हूँ। तो द मैटर इज दिस कि वो लोग जो अपनी पावर की वजह से मोटिवेट होते हैं और सिर्फ अपना खड़का दड़का चाहते हैं, या वो हर वक्त लोगों को खुश करने के अंदर लगे रहते हैं कि यार वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। तो जब लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं तो पता ये चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में लग गई है, बहुत सी अनहेल्दी चीजों के ऊपर। क्योंकि लोगों ने तो कभी खुश होने ही नहीं होता, एट द डे कभी भी नहीं होता। लोग अल्लाह से नहीं खुश होते कई दफा, या अल्लाह करता, अल्लाह करता, अल्लाह ये कर दिया, अल्लाह कर दिया। सो द मैटर इज दिस कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना ही पावर, लीडर्स के लिए ना ही इम्पोर्टेंट पावर होती है, और ना ही लीडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो हर वक्त लोगों को खुश करता रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट भी लगे आपको, लेकिन ये नहीं इंपॉर्टेंट कि लीडर हर वक्त दूसरों को खुश करता रहे। हम हर सिचुएशन के अंदर हर वक्त हर एक को खुश नहीं कर सकते। मैं अभी इसकी आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, उसके बाद मामला ही खत्म हो जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि मैं बात कर रहा हूँ। लीडर्स आर दोज हु आर अचीवर्स, जो अपने अपने लोगों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, और फिर उसके पीछे अपनी टीम को लेकर भागते हैं, और टीम उसके साथ इंस्पायर होकर साथ भाग रही है। उनका फोकस होता है कि यार हमने जो है ना कुछ अचीव करना। तो लीडर्स आर दोज हु आर अचीवर्स। वो मोटिवेट अचीवमेंट के ड्राइवर से होते हैं, ना वो एप्रिसिएशन के ड्राइवर से होते हैं, और ना ही वो जो है वो पावर के ड्राइवर से होते हैं। ये मैं यहाँ पर एक चीज आपको ऐड कर दूं। मेरे इदारे का नाम है जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट। हमने अपने इदारे में ना एक वॉल क्रिएट की हुई है, विच इज नेम इज लीडरशिप वॉल। उसके अंदर हमने दुनिया के डिफरेंट बड़े लीडर्स की तस्वीरें और उनकी सेइंग्स लगाई हुई हैं। तो वहां पर सबसे ऊपर टॉप पे लीडर ऑफ द लीडर्स
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। और मैंने इस वक्त अमेज़ॉन पे इस वक्त 60,000 से प्लस लीडरशिप की बुक्स हैं, और टाइम टू टाइम जो है वो मैं वो स्टडी भी करता रहता हूँ। फिर लीडरशिप को अपनी ज़िंदगी में भी मैंने 10 दफ़ा जो है एक्सपीरियंस करता हूँ, अपने प्रोफेशन के अंदर भी, फिर उस पर बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो मैं जब भी किसी भी लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना होता है ना, तो मुझे पता ये चलता है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लीडरशिप इज इन आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनकी कोई एक्ट को उठाकर देख लें, आपको ग्रेट लीडर की निशानी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। आप इसको ऐसे समझते हैं कि जब मैंने कहा ना कि हम अगर हर वक्त हर एक को पुश करते हैं ना, तो फिर अपने टारगेट्स और बड़ी मंजिल का मुसाफिर ही नहीं बन सकते। द मैटर इज दिस कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अगर बुलाकर ये कहते हैं कि यार ये तुम चीजें छोड़ दो, ये मत करो डिस्कस, इससे क्रैश जो है वो नाराज होता है। तो अगर जो है वो क्रैश उस पर नाराज होता है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आंसर किया था वो आप सारे जानते हैं। आपको खुदा ताला ने उनको एक टारगेट, एक गोल दिया हुआ था जो है, तो उन्होंने उस टारगेट और उस गोल को तरजीह दी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहता ये तो नहीं कहा कि चले जी क्रैश नाराज होता है तो मैं जो है अब अपनी जो दावत है वो देना छोड़ दूंगा। उन्होंने तो काम नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि फिर क्यों इतनी गज़वात हुई, क्यों इतनी जंगें हुई? बहुत से लोग नाखुश थे ना, लेकिन फिर कोई टारगेट था, कोई बड़ा टारगेट था जिसको अचीव करना था। तो बहुत सी दफा हम बेसिकली जो है वो नहीं लोगों को खुश कर सकते। जो लीडर्स होते हैं, दोस्त जो मोटिवेट हो रहे होते हैं थ्रू अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट रादर देन टू द पावर, रादर देन टू द एफिलिएशंस। दिस इज नंबर 2। इसके ऊपर भी आप अपने आप को रेट कर लीजिए। यानी जो लीडर्स होते हैं ना, उनके पास एक रोग नहीं होता, वो होता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो इस चीज से आजाद होकर चल रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3 थिंग इज दिस कि लीडर्स आर द इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझ लें। द इमोशन किसी भी इंसान पर 27 तरह के इमोशंस तारी होते हैं, जो फीलिंग्स हैं या जज्बात हैं। देयर आर 27 इन नंबर्स एज पर द अप्लाइड साइकोलॉजी। उन 27 इमोशंस में से कोई 5-6 इमोशंस ऐसे हैं जो इंसानों पर हर वक्त तारी है। उनमें से एक गुस्सा है, एक मोहब्बत है, एक सैडनेस है, एक हैप्पीनेस है, एक एंजाइटी है, एक स्ट्रेस और एक बोर्डम है। ये 6-7 ये हर वक्त तारी है। अब इन इमोशंस को, आप पे ये इमोशन तारी हुए, आपको किसी पर गुस्सा आया, आपने गुस्सा निकाल दिया। आपको किसी पे प्यार आया, आपने प्यार निकाल दिया। आप उदास थे, आप उदास हो गए। तो अगर आप पर जो भी इमोशन तारी हो रहा है, आपने वो अपने पे तारी भी कर लिया और उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स भी दे दिया, ये एक बात। इट मीन्स यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। द इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इज अ वन हु एक्चुअली मैनेज द इमोशंस। वो इमोशंस को बहने भी नहीं देता, वो इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं करता। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इज अ वन जो अपने इमोशंस को मैनेज कर रहा होता है एज पर द सिचुएशन। वो अगर उसने कहीं पर अपना गुस्सा शो करवाना है तो वो पहले सेकंड्स के में या नैनो सेकंड्स में अपने माइंड में पहले कैलकुलेट करता है कि मुझे इस सिचुएशन में कितना, किन अल्फाज में और कैसे गुस्सा निकालना है और कहां तक निकाल के खामोश हो जाए। सो जो बंदा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस का इजहार कर रहा हो, ऐसे किसी शख्स को इमोशनली इंटेलिजेंट कहते हैं। और कमेंट आया डिप्लोमेसी और एटीट्यूड, इन दोनों से अगला वर्ड ले लेते हैं सर। एटीट्यूड तो इसको हम इसको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हो ये कि आप अपने इमोशंस को, बड़ी ना बारीक सी लाइनें, इनको समझना, ग्रे एरियाज इनको समझना बड़ा जरूरी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगर आप बेसिकली अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हों एज अ पर्सन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको पता है कि मैंने अपने कितने इमोशन शो करा कर कहां से कैसे रख के अगले को या फुलिश बनाना है या बेवकूफ बनाना है।
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यार ये कहीं पर डिप्लोमेसी हो रही है या ये कहीं पर नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है। आप इमोशनली इंटेलिजेंट तो हैं बट ब्लैक हेड इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है। लेकिन जब आप इमोशंस को मैनेज कर रहे हो अपनी टीम को लीड करने के लिए टू अचीव सम टारगेट्स, और वो टारगेट्स जो है वो एथिकल इन नेचर है, और वो टारगेट्स इस तरह के हैं जिससे आपकी टीम को भी फायदा है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है, जिससे मुल्क को भी फायदा है। तो जब आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो तो हम बेसिकली कहते हैं कि दिस थिंग इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब जो बेसिकली सर जो इगोइस्टिक पर्सन है, अब एक कमेंट आया कि जी इगोइस्टिक पर्सन जो है वो क्या इमोशनल इंटेलिजेंट है? तो देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में भी बड़ा फर्क है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट इज बेसिकली अ पॉजिटिव साइड, जहां पर आपको ये पता होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, और अब आप बेसिकली अपने आप को कहीं पर डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा अपना गुस्सा भी शो करवाते हैं या अपना कंसर्न भी शो करवाते हैं असर्टिव होते हुए। इट मींस यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन इगोइस्टिक पर्सन हुआ है जिसको अंदर से पता होता है कि मैं कितनी ते गलत हरकत है, लेकिन हुन मैं गलत हरकत खिलौना है। तो ऐसे किसी बंदे को कहते हैं ये इगोइस्टिक है। अब वो एकदम से गुस्सा शो करा के लड़ना शुरू करे और फिर क्या देखा मैं किवें दुनिया सारे में, तो दैट पर्सन इज एन इगोइस्टिक पर्सन। तो हमने ये देखना है कि हमने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स को पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नेगेटिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों में इस्तेमाल हो जाएगी। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन लीडर होता है ना, वो इसको हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, और स्पेसिफिकली टू अचीव द बिगर गोल्स एंड अचीव द बिगर टारगेट्स। क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ने रोज इंसानों के साथ ट्रीट करना है, रोज इंसानों को लीड करना है, रोज इंसानों के साथ काम करना है, और वहां पर इंसानों के भी इमोशंस हैं, आपके भी इमोशंस हैं। तो अब दूसरों के इमोशन, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करके चलना है, और फिर ये भी देखना है कि यार दूसरा मेरा कोई जूनियर किस बात पे पक जाता है, किस बात के ऊपर वो ढीला हो जाता है, किस बात पे वो बोर होना शुरू हो जाता है। तो दूसरों के भी इमोशंस को पहले समझना है और फिर उनको उनके इमोशंस के थ्रू लीड करना है, ये टू अचीव अ पॉजिटिव टारगेट। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो ऐसे किसी चीज को हम कहते हैं कि जी ये इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। ये तो दिस इज द थर्ड थिंग। क्योंकि ये एक पूरा एक चैप्टर है, पूरी इसके ऊपर ट्रेनिंग्स होती हैं, तो हमारे पास टाइम भी कम है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जितना ब्रीफ रहकर एक्सप्लेन कर सकूं मैं कर। सो देयर आर अभी तक मैंने 3 क्वालिटीज को डिस्कस किया। चौथी क्वालिटी है लीडर की, विच इज कॉल्ड द ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस। द ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज दिस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द टू काइंड्स ऑफ, यस सर बिल्कुल। अब वो जो जब हम यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं कि हमारा जो रिलीजन है और फिर जो हमारी प्रॉफिट की जितनी भी जो जो एक्ट्स हैं और जो उनकी सेइंग्स हैं, दिस आर ऑल लिंक्ड विद द फितरत। और फितरत ही नेचर है, और जितना आप अपनी फितरत को स्टडी करते जाएं और जितना आप इन सॉफ्ट स्किल्स को स्टडी करते जाएंगे ना, और फिर जब आप इन सॉफ्ट स्किल्स को कनेक्ट करते जाएंगे प्रॉफिट की लाइफ से और डिफरेंट कुरानिक वर्सेस से, तो आपको एक्चुअली जो है ना बिल्कुल उनकी कनेक्टिविटी मिलती जाएगी। थोड़ा सा हमें डीप उतरना पड़ेगा उसके लिए। अब यहां से जब हम आगे जाते हैं तो ट्रू सेल्फ, देयर आर द फोर्थ लेवल व्हिच इज कॉल्ड द ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, द फोर्थ क्वालिटी। कि लीडर जो है उनके अंदर ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वो जो ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसको भी समझते हैं, कहते हैं एक होता है फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस या ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसको जरा देखते हैं। आज से ना कुछ अर्सा पहले मैं एक जगह पर पुरानी बात होगी, अब 2012-13 की, एक टेलीविजन चैनल के ऊपर एक टॉक शो हो रहा था डॉक्टर शाहिद मासूम साहब का। तो वहां पे ना कोई उन दिनों में कोई यूएस ने कोई पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बात हो रही थी कि यूएस पाकिस्तान पर हमला करेगा। तो अब बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं सर। तो अब बेसिकली जो वहां पर जब ये बात हुई कि जी पाकिस्तान हमला करेगा तो उसके ऊपर टॉक शोज, यूएस पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसके ऊपर जो है वो टॉक शोज में बात होना शुरू हो गई। तो कोई एक साहब आए हुए थे, उन्होंने जो है वो कहा डॉक्टर साहब से कि जी अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया
तो हम अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे, खड़का के रख देंगे अमेरिका को। उसकी जुर्रत कैसे हुई है कि वो हम ना कर सके। अच्छा, अब कि वो हम पर हमला करें, ये एक बात होगी। तो अब ये कॉन्फिडेंस तो अगले ने शो करवाया है ना कि जी यूएस जो है ना वो अगर हम पर हमला करेगा तो पाकिस्तान जो है ना वो यूएसए की ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस, यस दिस इज द कॉन्फिडेंस। लेकिन इज दिस अ फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और इट इज अ ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस? इस पे जरा बात करते हैं। जब अगले बंदे ने ये बात की तो उस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि सर वी ऑल्सो वांट दिस थिंग, कि अगर पाकिस्तान जो है, यस सर, कि अगर पाकिस्तान जो है वो अगर उस पर हमला होता है और यूएस उसके ऊपर हमला कर देता है तो हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उसको नाकों चने चबवा दे, बिल्कुल चबवा दे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि कैसे, हाउ, इसका हाउ पार्ट क्या है? जो आप बात कर रहे हैं दिस इज व्हाट के हम करना क्या चाहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, दिस इज व्हाट। लेकिन कैसे बजाएंगे उसका कोई प्लान आपके पास हो तो प्लीज हो। ठीक है, द मैटर इज दिस कि अगर आप कहते हैं ना मैं एक कर देगा, मैं वो कर देगा, मैं हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं खड़का के रख दूंगा, मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा, यस, ठीक है। अब वो बेसिकली बिल्कुल ठीक है कि जी वो टारगेट अचीव कर लेगा, उसको टारगेट अचीव करना है। लेकिन ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है कि जब उस बंदे के पास एक्चुअली उसको अचीव करने के लिए किसी ना किसी तरह का कोई प्लान मौजूद हो उसके माइंड में, उसने कहीं पर लिखा हो, उसके पास उसकी कोई स्ट्रेटजी मौजूद हो, उसको पता, वो बेशक स्ट्रेटजी ठीक हो या गलत हो, लेकिन उसको ये पता है कि यार मैंने कुछ तो सोचा हुआ ना कि मैंने जो ये काम करना है ये मैंने करना कैसे है। तो जब उसके पास उसका व्हाट और हाउ ये दोनों क्लियर होते हैं तो ऐसे किसी शख्स को कहते हैं कि ही इज अ ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो लीडर्स आर दोस्त जो सिर्फ बढ़क नहीं मारते, उनके पास उन बढ़क के पीछे जो है ना उसका कोई प्लान भी लगा हुआ होता है। तो जब बढ़क के साथ प्लान जुड़ा हुआ हो ना कि मैंने करना कैसे है, तो ऐसे किसी शख्स को कहते हैं कि इज अ ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अभी इस बहस पर जाएंगे ही नहीं कि जी वो बंदा जो है वो प्लान उसका ठीक था या गलत था। ये इस पे से दो बातें यहाँ पर हम ऐड कर लें, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं लीडर्स के पहले कि जब हम ये कहते हैं ना कि ये बाय बर्थ होते हैं और बाय बॉर्न या ये बनाए जाते हैं, तो ये मिथ है कि लीडर्स आर ओनली बाय बर्थ। ये मिथ है, यानी ये एक गलत और लाम बात है। अगर लीडर्स सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ होते, अगर लीडर्स सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ होते तो फिर दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं पर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग्स होती रहती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अमेज़न के ऊपर 60,000 से ऊपर बुक्स हैं लीडरशिप डेवलपमेंट की। हम आज सेशन कर रहे हैं लीडरशिप के ऊपर, तो फिर ये होने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो बैठ जाते और कहते कि यार लीडर तो होते ही बाय बर्थ है, तो बस ठीक है जरा बाय बर्थ है खुद ही लीडरशिप कर लेगा, बाकी को जरूरत ही नहीं। सो द मैटर इज दिस कि लीडर्स आप कैन बी बाय बर्थ एंड लीडर्स कैन बी मेड, उनको बनाया भी जाता है और ज्यादातर बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि और उनको पूरे प्रोसेस से गुजारा जाता है और वो प्रोसेस उनको, उसको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबसे ज्यादा फोकस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर किया जाता है। यूएस के अंदर बकायदा एक अदारा है सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप के नाम से, जो मैक्सिमम यूएस की ऑर्गेनाइजेशंस को लीडरशिप प्रोग्राम से गुजारी होती है टू बिल्ड द पीपल फॉर द नेक्स्ट लेवल। यहां से हम आगे चलते हैं जी कि लीडर की जो फिफ्थ पर्सनैलिटी है, वो ट्रेट है या क्वालिटी है कि द लीडर्स आर द होप एजेंट्स, दे आर द ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। वो पॉजिटिव सोचते हैं। अब यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक होना या होप एजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि लीडर अगर उसके ऊपर क्राइसिस आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इश्यूज आ गए हैं, तो वो तब भी हंस रहा और कह रहा हो यार हाथ हाथ कोई मसला ही नहीं है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ऐसा नहीं होता। लीडर्स के ऊपर भी जब प्रेशर आता है तो उनको भी रोना आता है। लीडर्स भी इंसान है, उनके वो भी डाउन होते हैं, उनपे भी उदासी आती है और वो भी अकेले बैठ के कई दफा जो है परेशान होते हैं। दिस इज नॉट लाइक दिस कि लीडर्स ने कोई ऐसी उनको चाबी लगी हुई है कि वो आगे कभी कह के मारते रहे। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक या होप एजेंट होने का मतलब क्या है कि जब क्राइसिस आते हैं, जब नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, तो लीडर्स तब भी उन क्राइसिस को पॉजिटिवली देखते हैं। यहाँ पर एक मैं एक चीज और ऐड करवा दूं
कि चाइनीज लैंग्वेज में ना, अगर आप चाइनीज डिक्शनरी ओपन करें तो क्राइसिस के एक ही वक्त में दो मीनिंग्स हैं। क्राइसिस का एक मीनिंग है डेंजर, खतरनाक सिचुएशन, और क्राइसिस का दूसरा मीनिंग है अपॉर्चुनिटी। तो जो लीडर्स हैं वो ये देखते हैं कि यार ये जो सिचुएशन आई है क्राइसिस की, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी टू ग्रो है रादर देन ये मेरे लिए डेंजर सिचुएशन। क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा यार, अगर मेरा ये बिजनेस लेट्स सपोज बंद हो गया, या मेरी ये जॉब छूट गई है, या मेरे बंदों और मेरे समेत कोई हम पे कोई बहुत अवतार टूट पड़ी है, तो दिस इज बेसिकली अ साइन कि अब हमने यहाँ से आगे कुछ बड़ा करना है। ये हमारे लिए एक पुश है कि ये पुश हमें मिल रही है जहां से हम आगे मूव करेंगे। लीडर ऐसे सोचता है। सिचुएशन वही है, हालात टाइट हुए में, और जो लीडर नहीं होगा वो मर गए, कब बिजली लोग बर्बाद हो। लेकिन जो लीडर है वो उसी सिचुएशन को किसी और एंगल से देखेगा। तो इसको जो जब लीडर क्राइसिस को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा हो टू ग्रो फर्दर, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। और फिर ये वो ही आदमी है जो अपने क्राइसिस में भी ये होप रखता है कि यार मैं इससे निकल जाऊंगा, और फिर वो ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पास होता है कि वो प्लान बना रहा होता है कि मैंने इससे निकलना कैसे। तो जब आप क्राइसिस में भी मुसलसल ये सोच रहे हो कि मैंने इससे निकलना कैसे है और मैं इससे निकल जाऊंगा, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको बेचेगा। यस सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, यस एक्सीलेंट। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्लानिंग के बगैर लीडर लीडर ही नहीं होता, वो एक फॉलोअर या एक ऑपरेशनल किस्म का बंदा होता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इनपुट। जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी तक जो है वो 5 जो है वो क्वालिटीज का डिस्कस किया, और मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप अपने आप को रेट करते जाएं इसके ऊपर आउट ऑफ 10 पर क्वालिटी। The other thing is the leader must be a great communicator. When I talk about a great communicator, what actually means by this? हम पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्यापा क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है। ग्रेट कम्युनिकेटर मींस व्हाट? पाकिस्तान में ग्रेट कम्युनिकेटर का मतलब वो है जो अंग्रेजी बोले और थोड़ी तिरछी करके अंग्रेजी बोले। जिस बंदे को अंग्रेजी टाइट फिट आती है हम उसको कहते हैं कि ये ग्रेट कम्युनिकेटर है, या यार इसकी इसकी अंग्रेजी बड़ी टाइट है। और हम कई दफा लैंग्वेज को नॉलेज समझ बैठते हैं, और हम ये कहते हैं कि जिसने अंग्रेजी ज्यादा अच्छी बोलती हम उसको नॉलेजेबल समझना सीखते हैं। बट द इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ नॉलेज। तो सबसे पहले लीडर्स को ये क्लियर होता है कि यार इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि एज अ ग्रेट कम्युनिकेटर लीडर को इस बात का पता होता है कि अगर मेरे सामने मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो अगर इंग्लिश समझते हैं और मैं उनसे इंग्लिश में बात करूंगा तो उनको समझ में आएगी, क्योंकि उनकी मदर टंग इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में बात करेंगे। अगर उनको ये पता होगा कि यार मेरे सामने जो लोग हैं उनको बात बेहतरीन उर्दू में समझ में आती है तो वो उर्दू में बात करेगा। अगर उसको ये पता होगा यार पंजाबी में समझ आती है तो पंजाबी में बात करेगा, पश्तो में बात करेगा। एक बात, ग्रेट कम्युनिकेटर का एक मतलब इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कि वो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट होता है कि यार मेरे सामने जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे हैं और मैंने इनसे किस लैंग्वेज में बात करके अपना मैसेज इनको क्लियर करना है। लीडर कभी भी इंप्रेस करने नहीं बैठा होता, वो एक्सप्रेस करने बैठा होता है। वो इंप्रेस नहीं कर रहा होता, वो एक्सप्रेस कर रहा होता। एक बात। नंबर 2 इज दिस कि लीडर एज अ ग्रेट कम्युनिकेटर इज अ ग्रेट लिसनर। लीडर इज अ ग्रेट लिसनर। लीडर ग्रेट लिसनर होता है जब तक वो पहले अपने फॉलोअर्स को सुनता नहीं है, उनको समझा नहीं सकता। एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके अंदर कहते हैं कि जो वो लोग जो दुनिया में कुछ टारगेट्स अचीव करते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, खुद भी और उनके साथ उनके लोग भी, वो लोग होते हैं दोज हु आर द ग्रेट लिसनर्स, जो पहले लोगों को समझते हैं और फिर अगर उनको समझाना होता है फिर समझाते हैं, लेकिन पहले समझते हैं और दिल से समझते हैं। वो अगले की बात, अगले के मसले को पूरे दिल और दिमाग को कंबाइन करके, यानी दिमाग से भी और हमदर्दी से भी, दोनों को कंपैशन के साथ सुनते हैं। जब आप कई दफा बहुत से लोगों के अपने फॉलोअर्स की बातें सुनते हैं ना, तो आपको पता चलता है एट द एंड कि चवल अम्मी मार रहे, अम्मी गलत बात कर रहे थे, वो ठीक कह रहे थे। तो कई दफा जो है ना, हमें लोगों को जब सुनते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो हमें सुनना चाहिए।
सो मैं ग्रेट कम्युनिकेटर की जब बात करूंगा तो द लीडर्स आर दोज, एक तो जो लिंग्विस्टिकली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इंप्रेस नहीं कर रहे होते, और सेकंड वो जो ग्रेट लिसनर्स होते हैं। अगर आप एक्सप्रेस करना जानते हैं और आप बेहतरीन लिसनर हैं तो आप ग्रेट कम्युनिकेटर हैं। इसमें इंग्लिश का कोई अमल दखल मौजूद नहीं है। यहां से आगे बढ़ते हैं कि जी लीडर्स, इससे अगली क्वालिटी है जी, लीडर्स हैव लव फॉर नॉलेज। वेदर लीडर्स हैव लव फॉर नॉलेज, तो लव फॉर नॉलेज का क्या मतलब है कि लीडर्स किसी भी उम्र में हो, वो 30 साल का हो या वो 60 साल का हो या वो 80 साल का हो, वो कभी भी सीखने के प्रोसेस से रोक ही नहीं रहा होता। उसको पता होता है कि उसकी जो लीडरशिप जर्नी है वो चलनी ही तब तक है जब तक वो मुसलसल कुछ सीखता रहे। अब ये जो सीखने का अमल है ये भी 4 चीजें हैं। अच्छा, यस, स्टूडेंट टिल ही डाइज, एक्सीलेंट सर, बिल्कुल ठीक बात की आपने। अब ये स्टूडेंट किस चीज का, नॉलेज किस चीज का, इसको भी देख लें। 4 तरह का नॉलेज एक लीडर कॉन्टिन्यूसली गेट कर रहा है, 4 तरह का नॉलेज, इसको भी देखिए। एक, सबसे पहले किस चीज का नॉलेज, अपनी जात का नॉलेज, आप हैं कौन, आपका अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट। कॉन्टिन्यूसली अपने आप के मुतालिक नॉलेज लेते रहें, कॉन्टिन्यूसली अपना एक तरह का एनालिसिस करते रहें, अपने मुतालिक जानते रहें। आपने इस साल क्या चीजें बेहतर हुई हैं, क्या चीजें आपकी इस साल मजीद बेहतर होने वाली हैं। तो जब पहले आप अपने आप को जानेंगे, अपने से रिलेटेड नॉलेज लेंगे, अकेले बैठ के अपने मुतालिक सोचेंगे, डिफरेंट तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट अपने लिए करेंगे, तो तब आप लोगों से फीडबैक लेकर अपने मुतालिक अपने आप को अपना एक एहतसाब करते रहेंगे। तो ये भी बेसिकली आपका पर्सनल नॉलेज है, जो आप अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये आपको क्यों गेन करना है, इसलिए गेन करना है कि जब आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स का खुद पता लगना शुरू होता है तभी आप उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि हमारे अंदर क्या शॉर्ट कमिंग्स, हमने उसको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले गेट योर ऑन नॉलेज टाइम टू टाइम, नंबर 1। Then leaders are those who get the knowledge of the people around him or her. आपके वालिद साहब क्या सोचते हैं, आपकी वालिदा क्या सोचती हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स क्या सोचते हैं, आपका बॉस क्या सोचता है, आपके कस्टमर्स क्या सोच रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज क्या हैं, उनको समझना क्यों जरूरी है, अपने आसपास के इमीडिएट लोगों को समझना और उनको जानना, उनका नॉलेज लेना क्यों जरूरी है। बिकॉज कि जब आप उनका नॉलेज ले लेते हैं, आप उनके इमोशंस का भी नॉलेज ले रहे होते हैं, किस बात पे ट्रिगर हो जाते हैं, किस बात के ऊपर खुश हो जाते हैं क्या, और फिर इनकी स्किल सेट्स क्या है, मेरे फॉलोअर की कौन सी अच्छी स्किल सेट है, किस चीज के अंदर उसको इम्प्रूव होना है। तो जब ये नॉलेज और ये इंफॉर्मेशन आपके पास आनी शुरू होती है तो फिर आप बेहतर डिसीजन करना शुरू हो जाते हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, आपको अपने आसपास के लोगों की स्किल सेट का समझ आनी शुरू हो जाती है, आपको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि मैं अब इस बंदे को और कहां पर मजीद टारगेट्स को अचीव करने के लिए यूटिलाइज कर सकता हूं, मैं इस बंदे को मजीद किन और चीजों पर ट्रेन करके इसको ऊपर ले जा सकता हूं। तो कॉन्टिन्यूसली लीडर वो शख्स होता है जो अपने आसपास के लोगों का भी नॉलेज रख रहा होता है इन अ पॉजिटिव सेंस। मैं यहाँ पर उसके घर के हालात और हुए अच्छा उन्हें बच्ची फसा ली थी, वो अच्छी सी, उन्हें क्यों फसाई, अच्छा उन्हें आप छड़ क्यों दी होगी, तलाक की होगी, ये वाले नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी पर्सनैलिटी के नॉलेज की बात कर रहा। नंबर 2, द नंबर थर्ड थिंग इज दिस कि नॉलेज, जो तीसरा जो लीडर जो नॉलेज गेट कर रहा होता है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर वो उसकी अपनी फील्ड का। अगर आप बेसिकली इंजीनियर हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो जी ब्लॉकचेन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लेते रहे। वो आप इंटरनेट से ले रहे हो, वो आप बुक से ले रहे हो, वो आप यूट्यूब पढ़ रहे हो, आप वो किसी के पास बैठ के वो नॉलेज गेट कर रहे हो। लीडर्स आर दोज जो अपनी फील्ड से मोहब्बत कर रहे होते हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड हर वक्त कुछ ना कुछ गेट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली सर, वो हर बंदा, किसी को नॉलेज सुन के मिल रहा है सर, किसी को नॉलेज जो है वो रीड करके मिल रहा है, किसी को नॉलेज जो है वो ऑब्जर्व करके मिल रहा है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, द नॉलेज, क्या आप नॉलेज नहीं, ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लें और कॉन्टिन्यूसली लें। कई लोग ऐसे होते हैं जो जब वो डिग्री कर लेते हैं तो अपने दिमाग को मैसेज दे देते थे, फोन ऐसे तो बात तू पढ़े आना तो तेरा पढ़ जाए, वो पढ़ने ही नहीं चाहते। तो द मैटर इज कि अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज, दिस इज अ थर्ड थिंग। द फोर्थ नॉलेज इज
सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज, जो हम बेसिकली आज यहाँ पर करेंगे। मैंने आपको सेशन के शुरू में कहा कि देयर आर द 77 काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो वो सॉफ्ट स्किल्स टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, नेगोशिएशन स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, पेरेंटिंग स्किल इज बेसिकली क्या एज अ पेरेंट्स हमें किस तरह से अपनी फैमिली को लेकर चलना है, फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। इनसे रिलेटेड टाइम टू टाइम चीजों को स्टडी करना या चीजें सुनना या ऑब्जर्व करना, दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट स्किल्स नॉलेज। तो जो लीडर्स हैं वो अपना नॉलेज, अपने आसपास के लोगों का नॉलेज, अपनी टेक्निकल फील्ड का नॉलेज और चौथा सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज, वो इन चारों नॉलेजेस को गेट करने का की मोहब्बत रख रहे होते हैं यार, ये और हर वक्त उनको रिसीव कर रहे होते हैं उस नॉलेजेस को। एंड देन जो इससे अगली क्वालिटी है, दैट्स द कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, कि लगे रहो। क्योंकि यहाँ पर ये बात समझ लें कि लाइफ तो सुखी है ही नहीं यहाँ पर। तो आज की जो दुनिया है, ये भी टर्म आप कहीं पर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, आज की दुनिया उसको हम कहते हैं वूका, VUCA, वूका वर्ल्ड। ठीक है, वूका से क्या मुराद है? वी मीन्स वॉलेटाइल, कि तेजी से दुनिया तेजी से बदल रही है। कोविड के बाद तो वैसे कटम मची हुई है ना, स्पीड ऑफ चेंज इतनी ज्यादा है कि अन्नी मची हुई है। वॉलेटाइल, यू मीन्स अनसर्टन। अनसर्टन से मुराद ये है कि यार आज आप एक प्लान करते हैं, थोड़े दिनों में कुछ और हो जाता है, कोई नई चीज भी हो जाती है साथ। आप कोविड आप एक्सीलेंट एग्जांपल है वूका को एक्सप्लेन करने के। अच्छा, देन सी मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी, क्या आप एक चीज ठीक करते हैं दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी ठीक करते हैं पहली खराब हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ए मीन्स एम्बिग्विटी, कि एम्बिग्विटी है, कई दफा चीजें इस तरह से चल रही होती हैं आपके आसपास या आपके प्रोजेक्ट्स पे या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ग्रे इन नेचर होती हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि यार मैंने फैसला करना क्या, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिसीजन करने के लिए इंफॉर्मेशन ही क्लियर नहीं है। तो volatile, uncertain, complex and ambiguous, इस वर्ल्ड को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द वूका वर्ल्ड। इस वूका वर्ल्ड से निपटने के लिए हार्वर्ड ने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं वूका 2.0। मैं भी इस वक्त उधर चला जाऊंगा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन उसको भी आप कभी स्टडी कीजिएगा। बट द मैटर इज दिस कि वूका वर्ल्ड में जो शख्स लगा रहता है वो वॉलेटिलिटी से, अनसर्टेनिटी से, कॉम्प्लेक्सिटी से और एम्बिग्विटी से नहीं घबराता, बल्कि जो उसके टारगेट्स हैं, जो उसने अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए जो सेट किए हुए हैं, वो उन गोल्स के ऊपर परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहता है। हाँ, अपनी स्ट्रेटेजी कहीं पे बदल दी, कहीं पे गोल्स जो हैं उनको फिर दोबारा रियलाइन कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तो वो काम करना एक अलग बात है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता कि यार रहते हैं जीरा छोटो पर बोला। The leaders are those जो वूका वर्ल्ड में भी अपने गोल्स के साथ और अपनी टीम्स के साथ कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं। This is basically the another quality of the leader. And above all and all, ये भी सर ने एक सर थे, उन्होंने भी ड्यूरिंग द चैट अपने ड्यूरिंग द सेशन चैट में भी एक बात लिखी कि लीडर जो है वो फेयर होते हैं। एक बंदा फेयर कब हो सकता है? लीडर अगर उसका करेक्टर नहीं है ना तो फिर कुछ है ही नहीं। सबसे ऊपर लीडर के लिए सबसे जो ऊपर चीज आती है, मैंने लिखी सबसे नीचे है लेकिन ये आती सबसे ऊपर है। ठीक है, ये जितनी क्वालिटीज हैं इन सारी क्वालिटीज से जो ऊपर है दैट्स एक्चुअली द करेक्टर, जिसको हम ऑनेस्टी इंटेग्रिटी कहते हैं। लेकिन इस करेक्टर को जरा मजीद समझते हैं, काइंडली इसको नोट कीजिए। और ये वो करेक्टर है जो आप अपने बच्चों के साथ भी जाकर डिस्कस करें कि यार हम कहते हैं ना तेरा करेक्टर ठीक होना चाहिए, तेरा किरदार ठीक होना चाहिए। वो करेक्टर और किरदार है क्या? यस, लीडर इज ऑलवेज फेयर एंड हु इज अ फेयर? हु हैज अ करेक्टर। अब वो करेक्टर कौन, करेक्टर है क्या? द करेक्टर इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। नंबर 1, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जस्ट इकबाल साहब ने बात की है, उसी को मैं सेकंड करते हुए बात कर रहा हूं। लीडर इज अ पर्सन हु हैज अ पॉजिटिव इंटेंशंस। अमलों का दारोमदार नियतों पर है। इंटेंशंस, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी नीयत क्या है। और करेक्टर वाला आदमी वो होता है जिसकी नीयत कभी किसी को नुकसान जानबूझकर नुकसान पहुंचाना नहीं होती।
हाँ, अगर उसने कोई मेरिट पर डिसीजन करना है और मेरिट पर डिसीजन करते हुए, फॉर एग्जांपल उसको मेरिट पे डिसीजन करते हुए, मेरिट की बात कर रहा हूँ, मेरिट पे डिसीजन करते हुए उसको किसी को जॉब से निकालना पड़ रहा है, या मेरिट पे डिसीजन करते हुए उसको जो है वो किसी को डिमोट करना पड़ रहा है, मेरिट, वो ये नुकसान पहुंचाना नहीं कहलाता। कि नुकसान पहुंचाना ये कि आप किसी को जानबूझकर थल्ले कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कोई लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अगर आप ये कर रहे हैं और आपको जानते हैं इस बात को, इट मींस कि आपकी नेगेटिव इंटेंशंस, आपका करेक्टर ही नहीं ठीक है, या ऐसे किसी बंदे का करेक्टर ही नहीं ठीक है। सो इंटेंशन हमेशा ये होनी चाहिए है कि यस सर, यस सर, exactly sir, not inclined. So someone, leader is a person who is actually on the, leader is a person who is, leader is a person who is actually जो मेरिट पर खड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर मैं दोबारा इसको जरा रिपीट कर दूं कि उसकी इंटेंशन या तो ये होती है कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और उससे बढ़कर ये कि अगर उससे किसी को फायदा पहुंच सकता है तो फायदा पहुंचा। ये करेक्टर का पहला एलिमेंट है, इंटेंशन। करेक्टर का दूसरा, यस सर, एग्जैक्टली मार्शल, यू आर 100% राइट। द दूसरी बात जो करेक्टर के अंदर है, दूसरी बात जो करेक्टर के अंदर है वो ये है कि लीडर इज अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव इन ट्रूथ। उसने जब बोलना है, बोलना उसने सच है। अब अगर उसके अंदर फॉर द टाइम बीइंग कहीं पे उसको कोई नुकसान भी फील हो रहा है, ये नुकसान हो जाएगा तो तब भी सच। अच्छा, अब उसके लिए ना, लेकिन अब मामला ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि उसको नुकसान होना ही नहीं, क्योंकि यूजुअली यू, यस सर, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन इज अ टूल सर। कि यूजुअली होता क्या है, जनाब, कि हमारे ना, जब आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, आप किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचा ही नहीं रहे, और आपका दिल भी यही है कि आप किसी को फायदा ही पहुंचा दें, तो फिर आपने तो किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, और आप तो यूजुअली गलत करने का सोच भी नहीं रहे होते, तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? यूजुअली इंसान 90% टाइम्स झूठ तभी बोल रहा होता है जब उसने कहीं ना कहीं पे कोई गिदड़ सिंगी लगाई होती है और उसकी किसी हरकत की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा होता है, तब वो झूठ बोल रहा होता है। जब आपकी इंटेंशन ही ठीक होती है तो आपको एक्चुअली इन 90% केसेस वैसे ही झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो करेक्टर ये है कि आप हमेशा जो है वो बात ठीक करें, खरी करें, सीधी करें, सच बोलें, नंबर 2। एंड नंबर 3 जो करेक्टर का हिस्सा है, दैट्स एक्चुअली रिस्क हलाल। कि जब कमाना है, थोड़ा कमाना है, ज्यादा कमाना है, या बहुत ज्यादा कमाना है, बहुत ज्यादा कमाना है या थोड़ा कमाना है, दिस इज अ सेपरेट स्टोरी, बट द मैटर इज दिस कि जब कमाना है, रिस्क हलाल। जब एक इंसान के अंदर पॉजिटिव इंटेंशंस हो, वो सच बोलता हो और रिस्क हलाल कमाता हो, तो ऐसे किसी शख्स को कहते हैं ये करेक्टर वाला आदमी है। और लीडर करेक्टर के बगैर हो ही नहीं सकता, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। जैसे हमने बात की थी ना कि जी गोल्स के बगैर लीडर नहीं है, तो आप ये समझ लें कि ये जो पूरा लीडरशिप का जो प्रोसेस है ना, कि गोल्स हैं, फॉलोअर है और वो इंस्पायर कर रहा है टू अचीव द टारगेट, वो पूरे का पूरा प्रोसेस, उसके इर्द गिर्द जो एक झिल्ली है वो करेक्टर की है। अगर करेक्टर नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस कई दफा ऐसा होगा कि वो लीडर किसी गलत जगह पर लीड करवा देगा, तो जानबूझकर फ्रॉड करवाएगा। सो करेक्टर तो इंतहाई फर्स्ट है। सो ये सब जितनी मैंने इस वक्त आपके साथ जो है वो मिसलीड करेगा, एग्जैक्टली सर। तो ये जितनी मैंने इस वक्त आपके सर सामने क्वालिटीज रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वालिटीज, इन 9 क्वालिटीज के ऊपर हर क्वालिटी में से आप अपने आप को 10 में से रेट कर दें। 10 में से आप रेट करें और फिर टोटल कर दें कि आउट ऑफ 90 आपके कितने मार्क्स हैं। ये मैं आपको सेशन के एंड पे फिर इसका एक क्यूमुलेटिव जो है ना वो रिजल्ट भी बताऊंगा कि वो रिजल्ट क्या निकलता है इसका, ठीक है। आप अपने आप को रेट कर लीजिए। बहरहाल, तो क्वालिटीज ऑफ अ रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर हमने इस वक्त जो है वो ये डिस्कस की हैं। अब हम अगली जो टॉक करने जा रहे हैं वो ये है अगले 10 मिनट में कि जी हम
70, ओके, किसी ने अपने रिजल्ट्स भी शेयर कर दी। तो द पीपल दोज हु हैव, तो चले मैं यहाँ पर नोट आपको बता देता हूँ, जिन्होंने अपने रिजल्ट्स काउंट किए हैं और जिनके 70 या 70 से 80 के दरमियान में मार्क्स हैं, दे हैव द लीडरशिप पोटेंशियल, कि उनमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि दे कैन बिकम अ वेरी इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर। और जिनके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और उन्होंने बड़ा जेन्युइनली अपने साथ ये किया है, तो इट मींस कि दे आर द लीडर्स। और जिनके अभी 60-70 से कम है, उनको अपनी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसके ऊपर मजीद काम करना है। ये उनके लिए आज के एक स्टार्टिंग जर्नी है जिसको फोकस करके उन्होंने अपने आप को डेवलप करना है। और ये जो भी कुछ हम इसमें जब आप अपने आप को रेट करें ना, तो इसका एक और बड़ा आसान हल ये है कि अपने आसपास के 5-6 लोगों को, फॉलोअर्स को, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनसे भी अपने बारे में ना ये रेटिंग करवाएं। फिर उसकी एक एवरेज मीन लेकर देखें कि आप कहाँ पर खड़े हैं, वो एग्जैक्ट रेट आपका निकल के सामने आएगा, एग्जैक्ट आपकी जो नंबरिंग निकल के सामने आएगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं कि जी क्वालिटीज ऑफ अ लीडर तो हो गया। क्वालिटीज ऑफ लीडर से अगला कि जब हम रिजल्ट्स और रिजल्ट्स की बात करें, और स्पेसिफिकली हम यहाँ पर जो भी ज्यादा बात करेंगे वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि जी इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स जो किसी लीडर ने, किसी डिपार्टमेंटल हेड ने प्रोड्यूस करने। 1, कि उसका डिपार्टमेंट या उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स हैं उनमें क्या कंट्रीब्यूशन करती है। सो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, दिस इज अ वन काइंड ऑफ रिजल्ट्स, वन काइंड ऑफ गोल्स। हर डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस स्कोर कार्ड में, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल गोल्स में उसका कोई एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर क्या, और आपने अपने टारगेट्स क्या बनाए हुए विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कस्टमर सेटिस्फेक्शन टारगेट्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन टारगेट मींस कि यार आपका डिपार्टमेंट या आपके लोग कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड आपने क्या टारगेट्स बनाए हुए और उन टारगेट्स को आप कितना अचीव करें। अब फॉर एग्जांपल एक एचआर है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या कोई एडमिन डिपार्टमेंट है, वो कहेगा कि जी हमारा तो कस्टमर से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, तो आपका कस्टमर आपका इंटरनल कस्टमर है। आपका कस्टमर जो है वो साइट पे बैठे हुए प्रोजेक्ट्स के लोग हैं, आपके कस्टमर जो है वो मार्केटिंग और सेल्स के लोग हैं, आपने उन्हीं को सर्विसेज देनी है। क्या आप उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? आपने अपने टारगेट्स ये रखे हुए हैं कि आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो कस्टमर ओरिएंटेड टारगेट्स, कस्टमर ओरिएंटेड रिजल्ट्स। नंबर 3 बिजनेस प्रोसेस टारगेट्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका अपना डिपार्टमेंट आप रन कर रहे हैं, उनको आपने उनके प्रोसेसेस को, उनकी एक्टिविटीज को आपने इस साल कितना इंप्रूव करना है, इससे आपके रिलेटेड क्या टारगेट्स हैं। आपने कितना अपनी जो फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कितना रिड्यूस करना है, दिस इज वन ऑफ योर बिजनेस प्रोसेस टारगेट। आपने कितना जो है नए एसओपीज और नए प्रोसेसेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करवाने हैं इस साल। दिस इज यार बेसिकली बिजनेस प्रोसेस रिजल्ट्स टारगेट्स। तो ये जो टारगेट्स हैं ये प्रोसेस टारगेट्स कहलाते हैं। नंबर 4 इज दिस द पीपल डेवलपमेंट टारगेट्स, कि आपने एज अ लीडर अपने डिपार्टमेंट के लोगों को खुद, यानी वो कहते हैं ना लीडर्स आर दोज हु प्रोड्यूस मोर लीडर्स, आपने कितना इस साल अपना टारगेट बनाया हुआ है एज अ लीडर कि आपने अपने निचले स्टाफ को कितना डेवलप करना है, खुद कितना ट्रेन करना है, आपने कंपनी एचआर डिपार्टमेंट के जरिए उनको कितना ट्रेन करवाना है, उनको कितना कोच करना है। तो वो जो आप अपने टारगेट्स और गोल सेट करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड द पीपल डेवलपमेंट रिजल्ट्स और द टारगेट्स। अब जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर्स इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल, एग्जैक्टली सर, तो आपने वो अपनी इन्वेस्टमेंट कई दफा सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती सर, जो लीडर्स होते हैं वो अपने टाइम को भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने नॉलेज को भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ को अपग्रेड करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज आपने एक सेशन दिया है, तो द लीडर्स आर दोस्त जो उठेंगे इसी सेशन को, ये स्लाइड्स को पकड़ेंगे एंड दे विल एक्चुअली सेट अ सेशन विद देयर फॉलोअर्स, अपने डिपार्टमेंट में बैठेंगे और उनके साथ इसको शेयर कर देंगे। अब इसके ऊपर हो सकता है कि आपको कोई इंसेंटिव ना मिलना हो, बट यू पीपल एज अ लीडर आप ये कहते हैं कि यार अगर मुझे आज नया नॉलेज पता चला है, व्हाई नॉट कि मैं अपने निचले स्टाफ को जो है वो डिलीवर कर दूं, कैस्केड कर दूं। दिस इज द पीपल, आप पीपल कितने पीपल डेवलपमेंट अपने गोल्स बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं। So the matter is this कि जब हम
यस सर, हम अपने लोगों में एक बात सब हम इन्वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल ठीक बात है। हम ना सर जब वर्ड इन्वेस्ट सोचते हैं तो हमारे जेहन में ना आती ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी पड़ेगी, करनी है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है जब आप लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें लोगों पर फिर अपना टाइम भी लगाना होता है। मैं आज अभी सेशन शुरू हो रहा था तो मेरे से सदीका ने कहा कि आपने ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो वी आर वेरी क्या कहते हैं जो है हैप्पी कि आप उसको कंडक्ट करें। तो मेरा बेसिकली मामला यही होता है कि मैं अपना एक टाइम ये रखता हूँ जिसके अंदर आई वांट टू इन्वेस्ट इन द पीपल। उसके अंदर मेरा कोई अपना पर्सनल कई दफा कोई भी चार्म पर्सनल लेवल के ऊपर कि मुझे उससे ये मिलेगा, हाँ जो मुझे मिल रहा होता है वो मुझे ये मिल रहा होता है कि यार मेरी सेटिस्फेक्शन ये हो रही होती है कि आई एम डेवलपिंग द पीपल ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। तो अब हमें लोगों पर अपना नॉलेज भी इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें लोगों के ऊपर जो है वो अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहिए है, ताकि जो है आपके लोग जो है वो ग्रो करें। अब यहाँ से हम आगे जरा देखते हैं कि जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप किसको कह रहे हैं। ये स्लाइड अब बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमने टॉपिक का शुरू जब हमने देखा था तो उस टॉपिक के शुरू को अब हम आज को अब यहाँ पर लाकर कंक्लूड करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं कि जी रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप है क्या। दिस इज नॉट जस्ट अ बज़वर्ड, इट्स अ टेक्निकल वर्ड। द रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप का मतलब ये है कि एक तरफ आपके अंदर वो 9 क्वालिटीज मौजूद हों जो हमने अभी स्टडी की हैं, नंबर 1, और दूसरी साइड के ऊपर यू आर एबल टू अचीव दीज 4 टारगेट्स, जहां पर को फाइनेंशियल टारगेट्स भी मीट करने हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के टारगेट्स भी मीट करने हैं, आपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट के टारगेट्स भी मीट करने हैं, और आपने पीपल डेवलपमेंट के टारगेट्स भी बनाने हैं और उनको अचीव करना है। तो एक साइड पे आपके पास जो है वो स्किल्स मौजूद हैं, और दूसरी साइड के ऊपर आप ये 4 रिजल्ट्स जो है इनके पहले टारगेट्स बना रहे हो और फिर आप इनको अचीव कर रहे हो। तो जब आप ये दोनों काम कर रहे हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस नहीं हो रहे। ये बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि दे आर नॉट द सम्यूटिव, दे आर द मल्टीप्लायर इफेक्ट पार्ट है। अगर आप में सिर्फ क्वालिटीज हैं लेकिन आप ये 4 रिजल्ट्स ही नहीं दे रहे तो यू आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर। और अगर आप किसी धक्केशाही के साथ जो है और लोगों को डरा कर ये 4 रिजल्ट्स तो शायद दे रहे हो लेकिन आप में ये 9 क्वालिटीज ना हो तो देन यू आर अ बॉस मे बी, ठीक है, और एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट यू आर नॉट अ लीडर। तो आपको एक्चुअली इन दोनों को ही बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 3 will be variables and financial should be kept constant. Yes sir, exactly. लेकिन the matter is this कि हमारे ये जो बाकी जो वेरिएबल्स हैं, ये जो बाकी वेरिएबल्स हैं हम ना इनको इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि हम फाइनेंशियल टारगेट कई दफा अचीव ही नहीं कर सकते अगर ये बाकी 3 चीजें ना हो। कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, कहाँ से आपके फाइनेंशियल मीट होंगे। हमारे प्रोसेसेस ही इंप्रूव ना हो, कितों फाइनेंशियल्स अचीव होंगे। हमारा बंदा ही डेवलप नहीं है तो वो बंदा ही काम ठीक नहीं कर रहा, हम कहाँ से अपना फाइनेंशियल अचीव कर सकेंगे। तो हमारा मामला ये था, इसको हम बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड, कि फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स को भी अचीव करना जरूरी हो जाता है। कस्टमर सेटिस्फाई होगा, प्रोसेस ठीक होंगे, लोग डेवलप होंगे, देन यू विल एक्चुअली अचीव द फाइनेंशियल टारगेट्स। देयर आर मल्टीपल ऑफ माय क्लाइंट्स जो शुरू में ये फाइनेंशियल टारगेट्स बनाते थे, कोलैप्स कर जाते थे, फाइनेंशियल टारगेट्स बनाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। देन बेसिकली 1992 देयर इज बेसिकली अ पर्सन, उसने हार्वर्ड के अंदर कैप्लन नाम था उसका, उसने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया इन चारों टारगेट्स का कि यार you cannot achieve the financial targets until or unless you have to have the customer satisfaction targets, until or unless you have business process improvement targets, until or unless you have the people development targets. जब तक ये नहीं करोगे तब तक जो है फाइनेंशियल टारगेट नहीं मीट कर सकोगे। तुक्काशाही पे हो जाए तो हो जाए, प्लान्ड वे में नहीं हो। तो इसलिए सर क्या कहते हैं, हमें ना इन चारों को ही लेकर चलना पड़ेगा। तो जब हमने एक तरफ वो क्वालिटीज ले ली और एक तरफ ये रिजल्ट्स ले ली और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आज जो हमारा मकसद था इस सेशन का, ये पूरा जब मैं ये सेशंस करवा रहा होता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो एक पूरी एक डिटेल के साथ इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हो रही होती हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं, केस स्टडीज डिस्कस हो रहे होते हैं,
और फिर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर जब करते हैं तो बकायदा इसके ऊपर फिर हम लीडरशिप डेवलपमेंट नीड एनालिसिस कर रहे होते हैं कि लोगों को कितनी समझ में आई है और कितनी नहीं समझ में आई है। तो इस सारे केस के अंदर होता ये है कि एक टाइम तो लगता है। आज इस सेशन का मकसद ये था कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप का जो है उसको जो है वो स्टडी कर लें। अब सर्वेंट या अभी एक साहब ने जो है वो सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया है। सर्वेंट लीडरशिप जो है वो लीडर इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही यही है सर्व करना सर। अब वो इसलिए हम इसको सर्वेंट को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीडरशिप से जो है वो सेपरेट कर ही नहीं सकते। दिस इज ऑल द सेम थिंग। मैं यहाँ पर एक लास्ट इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा। वो आई वांट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। आ गया जी, ये आप लोगों के सामने इस वक्त दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन। और जो है क्या कहते हैं इसमें एक बंदा था, उसका नाम था जैक वेल्च। उसकी तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है। ये जो है ही इज अ मैनेजमेंट गुरु ऑफ द यूएसए। ही ज्वाइंड जनरल इलेक्ट्रिक इन 1981। उसने 1981 में जनरल इलेक्ट्रिक को ज्वाइन एज अ सीईओ ज्वाइन किया। ज्वाइन से मुराद ये कि एज अ सीईओ बना। वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुअली जो है वो प्रमोट होता 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 सीईओ लेवल तक पहुंचा। और 1981 में जब उसने सीईओशिप ली तो 1981 से लेके 2001 तक 20 साल उसने लीड किया जनरल इलेक्ट्रिक को। और जो जनरल इलेक्ट्रिक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ी हैं और अब वो केस स्टडी की सूरत में भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, वो कहते ये है कि जी इसके दौर में जनरल इलेक्ट्रिक ने 4000% की ग्रोथ की है। 4000% की ग्रोथ की है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यूज एंड ऑब्वियसली विद द प्रॉफिट्स। तो ये ग्रोथ हुई क्यों? तो जब उसे बैठ के CNN पर उससे पूछा गया तो उसने उसका आंसर किया। फिर उस आंसर के अलावा वो आंसर उसकी एक बुक है द विनिंग के नाम से, उसके अंदर भी उसने ये बात लिखी। और फिर जब हार्वर्ड ने इसके ऊपर केस स्टडी लिखी तो उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि ये 4000% की ग्रोथ हुई क्यों, कैसे हुई। उसके बहुत से फैक्टर्स होंगे, लेकिन बैक एंड पे कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसने जो है ना वो उठा दिया ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो जो है जी बुक का नाम है द विनिंग। द विनिंग, WINNING, द विनिंग। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कहता ये है कि यार मैंने ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई लंबी चौड़ी गिदड़ सिंगी जो करनी थी, वो जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो प्रोसेसेस की चेंज है, वो तो करनी है ना। वो तो अब एक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है, नई इनोवेशन लेकर आनी है, नई सर्विसेज नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करानी है। दिस इज ऑल डन, ये तो है। लेकिन कहते हैं इन सारों के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या? उसने कहा आई इंट्रोड्यूस्ड 4 E's ऑफ लीडरशिप। 4 E's ऑफ लीडरशिप, जिसको 4 E's ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप भी उसने कहा। उसने कहा वो क्या है? उसने कहा हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम तर लोग रखे, मैं सारों से मिला, मैक्सिमम जो मेजर लोग थे, और उन सारों में मैंने 4 E's को एनालाइज किया। जिनमें वो 4 E's थे उनको रख लिया, जो नहीं थे उनसे एक्सक्यूज कर लिया। और जब हमने अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजी बनाई, जब हम नए MTOs रखते थे या नया स्टाफ हायर करते थे, तो हम उसके अंदर बकायदा डिफरेंट टेस्ट्स और इंटरव्यूज के जरिए लोगों में वो 4 E's जो है वो आइडेंटिफाई करते थे। तो जिनमें वो 4 E's होते थे हम वो रख लेते थे। तो जो नई पौध आई वो भी 4 E's की थी, और जो पुरानी पौध थी वो भी 4 E's की थी। उन्होंने मिल के अन्नी बात थी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 4000% की ग्रोथ ले गई। अब वो 4 E's के हैं। उसने कहा 4 E's का मतलब है एनर्जी, एनर्जाइजर, एज एंड एग्जीक्यूट। एनर्जी, हाँ जी मैं सर इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एनर्जी का मतलब ये है कि जब एक आदमी के अपने अंदर इतनी आग हो, उसके गोल्स हो, उसके टारगेट्स हो, उसका पैशन हो, उसके पास कुछ करने का जज्बा हो, कि वो जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए ना, तो लोग जो है ना वो देखें कि यार इट्स अ पर्सन हु हैज एन एनर्जी, हु हैज अ पैशन। जो जब बात कर रहा है तो उसके बात में एनर्जी है, जब वो एक्शंस कर रहा है तो उसके एक्शंस के अंदर जो है वो एनर्जी है, और वो अपनी इन एनर्जीज के जरिए मुसलसल अपने आप को अपलिफ्ट किए हुए।
तो पहली चीज तो ये है कि उसका कोई टारगेट है और उस टारगेट्स की वजह से उसके पास एनर्जी मौजूद है, नंबर 1। नंबर सेकंड ई इज एनर्जाइजर। एनर्जाइजर का मतलब ये है कि उसकी अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि लोग उससे अब एनर्जी पकड़ना शुरू हो गए, अब वो अपनी एनर्जी अब दूसरों में ट्रांसफर करना शुरू हो गया। इसको जो समझने के लिए समझते हैं कि एंटी एनर्जाइजर कौन होते हैं। एंटी एनर्जाइजर वो होते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा आया और वो आकर बैठा, सोता होगा, बासियां ले रहा है, ऐसे ऐसे गड़ाइयां ले रहा है, और उसके बाद तो कहते हैं क्या बात है आज ना कम करने तो दिल ही नहीं कर रहा। अब उसने तो कह दिया, पता नहीं क्या बात है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, उसने कह दिया। अब वो जो उसके साथ बैठा हुआ ना, वो कहता हाँ यार पता नहीं की गल है, मेरा भी नहीं कर रहा। अब हुआ ये है कि उस वो तो सुबह नुज़त का मारा हुआ था ही, अब उसने अपनी जो लेजीनेस है वो बाकी सारों में भी ट्रांसफर करना शुरू कर। तो जब एक बंदा ढीला पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल गिरा हुआ होता है, यस सर, वो चेन रिएक्शन जाता है। तो जब बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया सर आपने साहब साहब, तो जब एक बंदा खुद एनर्जी में होता है तो उसके चेन रिएक्शन से वो दूसरों में भी एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो 4 ईज में से पहला था एनर्जी, दूसरा ये कि वो एनर्जाइजर है और वो अपनी एनर्जी दूसरों में भी ट्रांसफर कर रहा होता है। एंड नंबर 3 ई इज एज। एज का मतलब क्या है? एज का मतलब यह है कि उसको एक खास तरह का डिफरेंस होता है बाकी आम लोगों से, वो डिफर कर रहा होता है। वो क्यों, किस बात पे डिफर कर रहा होता है? एज क्या होती है उस बंदे के पास कि वो डिसीजंस करता है। आम लोग डिसीजंस नहीं करते, वो डिसीजंस करते हुए घबरा रहे होते हैं। डे टू डे बेसिस के ऊपर हमें जब बहुत से काम करने होते हैं, हम उन कामों के दौरान में डिसीजंस नहीं कर पा रहे होते, कर रहे होते हैं, लोगों के ऊपर डाल रहे होते हैं, अच्छा वो कर लेगा, वो कर लेगा, अच्छा देखते हैं, अच्छा कल करेंगे, अच्छा अच्छा परसों करते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो आम लोग होते हैं ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, छोड़ देते हैं, किसी और पर डाल देते हैं कि वो और कर ले, बेशक वो डिपार्टमेंटल हेड क्यों ना हो। अगर अब उन्होंने किसी चीज पर साइन करना है और करना भी उसी ने है, डिसीजन भी उसी ने लेना है, वो फिर बैठा वो सोच रहा होता है यार देखा नहीं करा, देखने अच्छा लो मेरी टेबल ते रख दे, फिर देखने की करना है, वो टेबल ते ही पे रह जाती है, लगे ही नहीं बात। तो जिन लोगों के पास डिसीजन करने की पावर नहीं होती, उनके पास एज नहीं होती। वो जैक वेल्च कहता है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और अपने प्रोजेक्ट्स पे ऐसे लोग रखे, दोज हु हैव एन एज, जो डिफर करते थे अपने आप को आम लोगों से, जो डिसीजंस करते। अगर कई दफा गलत भी हो जाता था कोई बात नहीं, वो लेते थे डिसीजन। टेक द डिसीजन, डू इट, बिकॉज कि डिले डिसीजन इज अ नो डिसीजन। हाँ, आप डिसीजन करने के लिए सोचना, समझना, टाइम लेना, वो ले लो, लेकिन देन डू इट, रुको मत। तो हम कहते हैं ना यार, कई दफा यार इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें फंस ही जाती हैं, होती नहीं है, लेट हो जाती हैं, बंदा जवान हो जाता है, काम नहीं होता। वो मामला ये है कि वो एज ही नहीं होती लोगों के पास डिसीजन से। तो वो कहता है कि एज होनी चाहिए। और फोर्थ ई है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि ये वो लोग हैं कि जब डिसीजन ले लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, फिर कहीं पर दोबारा नहीं रुक जाते कि अच्छा डिसीजन तो ले लिया, फिर सोचेंगे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। दे इम्प्लीमेंट। वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो कोई नया प्रोसेस लॉन्च करना है, वो किसी बंदे को हायर करना है, वो किसी बंदे को ऑन द मेरिट जो है वो आउट करना है, वो किसी चीज पर साइन करना है, वो कोई तो बड़ा क्रिटिकल डिसीजन लेना, वो ले जाते और उसको इम्प्लीमेंट करते। तो जैक वेल्च कहता है द पर्सन हु हैव एनर्जी, हु इज एनर्जाइजर, जिसके पास डिसीजंस करने की एज होती है और फिर जो डिसीजंस की इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये वो 4 ईज हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर्स के पास होते हैं। जब वो ये करते हैं, रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। सो जो आज सर मैंने आप लोगों के सामने जो आज अपनी जो एक ब्रीफ डिस्कशन रखी है, वो मैं ये समझा, जो मैं चाह रहा था वो यही था कि मैं इस तरह की जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट्स हैं लीडरशिप के ऊपर, उनको एक इजी वे में और एक प्रोसेस वे में आप लोगों के सामने जो है वो रख सकूं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं एंड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड जो मैं उस पर आंसर कर सकूं, मुझको जी आप। So thank you so much. It was such a detailed, streamlined, and a complete analysis on all the leadership traits. Or sir, the best thing जो आपने sir mentioned की during the session, the leaders are not born by birth. They are supposed to be. They need to be optimistic. They need to be determined towards their goals. Or here there is a leader in every person, because when we start working upon our own personal traits, and we start getting
interacting with the people with affection and with a kind exposure and transferring the knowledge with them. I think this is one of the best leadership qualities any person should possess, especially our project managers, especially our senior professionals, because this really counts a lot in their work, in their scope of work, leading the best team and taking up the entire team to the right direction. I request and I ask my participants as well, if they feel to drop their queries, further suggestions they would like to have, please share with us, sir, because he had been very an elaborated session he has just finished. I request, I think as people are coming up with the suggestions that most of the people better understand in Urdu. I think Urdu is better. Urdu is better. बिल्कुल, ये तो हम वही बात कर रहे होते हैं कि बस जो चीज लोगों को जो जिसकी मदर टंग हो वो उसको टेक्निकली बेहतर समझ रहा हो, बेशक उसको जितनी मर्जी इंग्लिश क्यों ना। True. And so there is one question, Iqbal Saab, that how can we bring a suggestion that how can we bring leadership attitude rather being the boss, rather applying the bossing culture, the bossy culture. अच्छा, क्या कहते हैं, मैंने ना एक शुरू में एक इसके अंदर एक स्लाइड मिस की थी, हसन आई वांट कि आप ना बॉस वर्सेस लीडर के ऊपर ले जाए, वहां से इसका आंसर मिल जाएगा। दिस इज इंटरेस्टिंग वन। ये एक बुक है बॉस वर्सेस लीडर, ये भी पढ़ी हुई है, इंटरनेट के ऊपर पढ़ी हुई है, वैसे इसको पढ़ ले जाके एक दफा पीछे लेके। दिस इज द बुक, टू मैनी बॉसेस टू फ्यू लीडर्स, ये बुक है। इसको जो है ना ये क्योंकि वो हमने सर उसको इसलिए मिस की थी कि वो मिक्स फ्लो में थे, इस वजह से मैंने उसको जो है वो मैं कर नहीं सका डिस्कस। आगे मैं इसका क्रक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो क्रक्स ये है, ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो है वो जरा देखें। कहते हैं जो लीडर है ना वो एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल करता है, वो पहले सामने खड़ा होकर बताता है यार काम ऐसे करना। फॉर एग्जाम्पल एक सेल करनी है तो सेल करने के लिए सेल्स मैनेजर जो है वो पीछे बैठ के कहेगा देखो ये जाओ और ये जाकर टेरिटरी में ये प्रोडक्ट सेल करके। दिस इज अ वन थिंग, दिस इज अ बॉस। लीडर इज अ पर्सन जिसने जाना है और पहले खुद जाकर धक्के खाकर सेल करके अपनी टीम को दिखाना है कि यार सेल्स करते कैसे, एंड सो ऑन, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। तो पहले करके दिखाएं, लीडर पहले करके दिखाता है और बॉस जो है वो बस कमांड दे देता है करके आओ, नंबर वन। नंबर सेकंड इज दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी डिस्कस करने लगा हूं कि लीडर्स हैव वेरियस स्टाइल्स एंड बॉस हैव ओनली वन स्टाइल। ये इसके ऊपर 1 मिनट में आप लोगों का लूंगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात। ऑर्गेनाइजेशंस में छेड़ कब बनती है किसी इंसान की? छेड़ होती है ना, आप किसी को कह देते हो यार ये तो बड़ा ढिल्ला है यार, या हम कह देते हैं यार ये जो बॉस है ना ये तो इसके तो मुंह पे गालियां लगी हुई हैं, कुत्ता ही भौंक कर अंदर का मुंह। अब क्या कहते हैं वो क्यों है? क्योंकि बॉस हैव ओनली वन स्टाइल एंड लीडर हैव मल्टीपल स्टाइल। स्टाइल से क्या मुराद है कि जो बॉस है या वो इस तरह का बंदा होगा कि उसने हर एक से गुस्से से बात करनी है, हर एक से ही एटीट्यूड में बात करनी है, हर एक से ही जो है उसने जो है ना वो क्या कहते हैं बदतमीजी करनी है। बेशक उसका वो जो फॉलोअर है वो बेशक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव पर्सन क्यों ना हो, वो रिजल्ट्स क्यों ना देता हो, कितना बेहतरीन आदमी क्यों ना हो, लेकिन होता ये है कि वो फिर भी हर एक से बदतमीजी करता है या हर एक से लाउड टॉक करता है, उसका स्टाइल ही वो है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ढीले होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में कबाड़ा हो जाए, रिजल्ट्स ना अचीव हो रहे हो, सत्यानाश फिर रहा हो, वो तब भी कह रहे होते हैं बेटा देखो ठीक काम कर लिया करो, बेटा देखो इंसान के पुत्र बन जाओ, बेटा देखो ठीक, वो बेटा करो क्यों नहीं थक रहा होता। उसका स्टाइल ही यही है कि उसने हमेशा ही पोलाइट बात करनी। सो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टाइल है और आप उस एक स्टाइल से हर तरह के बंदे को लीड कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर अ बॉस। बेशक आप बिल्कुल पोलाइट ही क्यों ना हो, बिल्कुल पोलाइट होना और हर वक्त ही पोलाइट रहना, दिस इज ऑल्सो स्टाइल ऑफ अ बॉस। हु इज अ लीडर? लीडर इज अ पर्सन who actually adopt his leading style according to the situation and a follower. इसको हम सिचुएशनल लीडरशिप भी बोलते हैं। उसको इस बात का पता होता है कि मेरा कौन सा जो फॉलोअर है, अगर मेरा एक फॉलोअर यानी मेरा एक जूनियर उसके पास हाई विल है काम करने की, काम करना चाहता है,
लेकिन लो स्किल है, स्किल उसके पास लो है, हाई विल लो स्किल। तो लीडर अपना स्टाइल कौन सा ऑप्ट करेगा? कोचिंग स्टाइल। वो कहेगा यार इसको, ये मोटिवेटेड आदमी है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्रेन करूंगा, कोच करूंगा, चल पड़ेगा। दिस इज अ वन स्टाइल। एक बेसिकली स्टाइल कौन सा होता है? जहां पर आपका फॉलोअर जो है हु हैज हाई स्किल, स्किल बहुत हाई है, काम करना उसको आता है, लेकिन किसी वजह से उसकी विल लो हुई है, काम करने का दिल नहीं कर रहा उसका। अब ऐसे किसी बंदे के साथ आप क्या करेंगे? ऐसे किसी बंदे के साथ व्हाट यू विल डू, आप ऐसे किसी बंदे के साथ करेंगे ये कि आप उसको कन्विंस करेंगे, परसुएड करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, उसको कहेंगे हाँ यार मसला क्यों है, 10 पुत्र बैठा तेरे नाल, कोई घर का मसला है वो 10। आप उसको डांटेंगे नहीं, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? आप उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं क्योंकि उस बंदे के अंदर स्किल मौजूद है, विल लो हुई है ना, उसको काम कर लो। कई जगह पर होता है कि द पीपल दोज हु हैव लो, कई तोहफे मिल जाते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन में, तोहफे वो होते हैं दोज हु हैव लो विल एंड लो स्किल, ना काम करना आता है ना काम करना चाहते हैं। अब ऐसे भी शहजादे होते हैं। अब होता यह है कि हो सकता है कि किसी वक्त में ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम अभी आप उसको निकाल ना सकते हो, आपका डिसीजन ये हो कि यार अभी मुझे इसको रखना है या अभी हम इसको चांस देते हैं। ऐसे किसी बंदे से अगर आप काम लेना है क्योंकि टारगेट तो अचीव करना है ना, तो ऐसे किसी बंदे के साथ आप डायरेक्टिव स्टाइल के अंदर होंगे, जहां पर आप उसको पुश भी कर रहे होंगे, जहां पर आप उसे गुस्से भी हो रहे होंगे, जहां पर आप अपना पूरे गुस्से के इमोशन उसको शो करवा रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे। और कई जगहों पर ऐसे होता है कि आपका फॉलोअर इस तरह का होता है, दोज हु हैव हाई स्किल एंड हाई विल, उन्हें काम करना आता भी है, काम करना चाहते भी। ऐसे लोगों के साथ गुस्से होना या ऐसे लोगों को कन्विंस करना या ऐसे लोगों को सिखाना वो बेकार की बात है। ऐसे लोगों को तो सिर्फ डेडलाइन देते हैं और उनसे कहते हैं यार ये करके, दैट्स इट, और उनको आप मैक्रो मैनेज करते हैं या मैक्रो लीड करते हैं। तो जो लीडर्स है ना वो लोग होते हैं जो एज पर द सिचुएशन एंड एज पर द फॉलोअर अपने गियर्स बदलते हैं अपने स्टाइल के, वो किसी एक स्टाइल में नहीं रहते। इसको हम पॉल हर्से, एक बंदा है उसकी बुक है सिचुएशनल लीडरशिप, ये जो मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप बाय पॉल हर्से। और ये इंतहाई अप्लाइड और प्रैक्टिकल है। और ये तभी, और फिर जिस बंदे ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया, डैनियल गोलमैन, उसने कहा कि जो सिचुएशनल लीडरशिप है, उसने ये कहा कि ये जो सिचुएशनल लीडरशिप है, ये सिचुएशनल लीडरशिप आती तब है इंसान में जब वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको डिफरेंट इमोशंस यूज करने होते हैं डिफरेंट स्टाइल्स को लेकर चलने के लिए, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। तीसरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे या तो ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिक्स होती हैं या पॉलिटिक्स नहीं होती। बॉस ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिक्स करने के चैंपियन होते हैं और लीडर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को ओमिट करने के चैंपियन होते हैं। हाउ कम? कहते हैं द बॉसेस आर दोज हु होल्ड ग्रजेस, एंगर एंड जेलसी फ्रॉम देयर फॉलोअर्स। अगर उन्हें कहीं पे पता लग गया कि उनके किसी जूनियर ने उनके खिलाफ बात की है, या उनको कुछ अंदाजा हो गया कि यार ये मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो वो अपने जूनियर के मुतालिक ना ग्रज रख के बैठ जाते हैं, एंगर रख के बैठ जाते हैं। या अगर जूनियर ने कोई गलती की है तो उस गलती के ऊपर उसके साथ हर, वो जैसे मल्ले की पुरानी औरतें ताने मैंने नहीं मारती, वो हर वक्त ही ताने मैंने मारती रहते कि तू देखे तू उस टाइम तू ठीक है लेकिन तू उस टाइम ठीक नहीं किया, और यार जो गुजर गया लीव इट, ठीक है। वो लोगों से रिलेटेड ग्रजेस रखते हैं, अपने अंदर एंगर रखते हैं, जेलसी रखते हैं, और फिर जब कभी उन्हें मौका मिलता है अपने जूनियर की हिस्सेदार लिखने का, उसके अंदर सारे गुस्से निकाल के वो बाहर मारते। So the matter is this, the bosses are this kind of an attitude, but leaders are those जो एक सिचुएशन में अगर कोई बात हुई है वो वहां पर ही हुई, वहीं पर ही उसको फॉरगेट किया, मूव ऑन, आगे चलो, और उनको याद भी नहीं होता पीछे क्या हुआ। तो और एंड द लास्ट थिंग इज दिस, द लीडर्स जिस वक्त वो लोगों के साथ उठ बैठ रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, और जनरली जब लोगों के अंदर होते हैं, दे आर द नेचुरल पीपल। उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि यार मैं जो है ना यहाँ पर आइए बैठिए खाइए उठिए ना, ऐसा नहीं होता। दे आर द नेचुरल वन, दे आर द पीपल, वो भी ह्यूमन है, दूसरे भी ह्यूमन है, तो वो एक गपशप के मोड के अंदर होते हैं, नेचुरली बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन जो बॉस होते हैं उनकी आंकड़ी नहीं टूट रही होती, उनके घर तो उनमें से सरिया ही नहीं जा रहा। तो और मजेदार बात यह है कि देयर आर द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम्स बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं,
तो वहां पर जो है ना बकायदा लोगों ने यहाँ तक आगे में, अगर M2 एक बड़ा ग्रेड है और M3 उससे छोटा ग्रेड है और M4 उससे ज्यादा छोटा ग्रेड है फॉर एग्जांपल, तो वहां पर होता है ये मैंने M2 वाले से गले मिलने, M3 वाले से मैंने स्माइल से बात करनी है और M4 वाले से तो मैं मिलना ही नहीं है। तो ये जो ग्रेडिंग वाइज हमने अपने बिहेवियर्स डिवाइड किए होते हैं, ये बॉसेस के हो सकते हैं, ये लीडर्स के नहीं हो सकते। सो ये क्या कहते हैं, ये एक, और अगर हम सर ये आपका क्वेश्चन था, ये अगर हम ग्रेड वाइज अपने बिहेवियर्स की सेग्रीगेशन छोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन से बॉसी कल्चर खत्म हो जाएगा और हम नेचुरल एक गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ एनी अदर। It had been a detailed psychological factors you have mentioned, honestly speaking, क्योंकि हम leaders हमने भी सर इंशाल्लाह बनना है somewhere in future, लेकिन ये है कि वाकई कि we as people we really need to understand and need to adopt the practical and positive strategies when we are interacting and when we are leading our juniors, our subordinates, our peers, and in order to have the best productive results. Goal oriented, it can only be done, it can only be achieved in this way. Sir, I request you, agar aap hame somewhere inshallah in upcoming months, because I really intend to have a next session on the same topic, that's something relevant to the leadership skills. मैं sir inshallah उस पे आपसे जरूर मैंने आपसे time लेना है, because our participants, they are being very nice towards the session, and they have been very, you know, they have been able to gain the maximum you know exposure from your side. और उनके क्वेश्चन आंसर से मुझे अंदाजा हो रहा है कि they have truly enjoyed this webinar. और सर ये है कि थैंक यू सो मच, आपने सर हमें टाइम दिया, और आपका हमें जो वेबिनार था इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली फ्रूटफुल for our people as well in the longer run, in their future aspects, in their professional fields. And I asked my participants that if they intend to have the video of this webinar by Sir Gibran, the video would be available with us. Please let us know. We would be there to facilitate you, to guide you. And if any query or anything relevant you would like to ask to Sir Gibran, I may share his email ID with you on his approval, definitely. And we'll be there to assist you. Sir, thank you once again. Sir, thank you so much. Apna khayal rakhega, and I'm thankful to my participants. We will be bringing up the best people on the best platform for you people. Please keep attending these webinars, because these are the people, they are the ones who are there to change this world, who are there to, you know, to guide us, to lead us. Thank you so much. Okay. Sir. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz from our side. Allah Hafiz. Allah Hafiz.